हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ये जो आज वीडियो होने वाला है हमारा, ये फुल चैप्टर के ऊपर होने वाला है। लगभग वन शॉट जैसा ये वीडियो होने वाला है, जिसमें हम सारी चीजें देखेंगे, लेकिन थोड़ा डीप में और थोड़ा ऊपर ऊपर से हम देखते चलेंगे। सो क्या है हमारे चैप्टर का नाम भैया? प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। इसके पहले हमने प्लांट वाटर रिलेशंस चैप्टर देखा कि प्लांट और वाटर के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, एंड बहुत सारी चीजें हमने पिछले वाले चैप्टर्स में देखे हैं। नाउ इस वीडियो में हमको क्या देखना है? प्लांट के ग्रोथ के बारे में और उनका जो न्यूट्रिशंस है वो मिनरल्स के बारे में। सो प्लांट ग्रोथ किस तरीके से होती है, कौन कौन से उसके टाइप है, कौन कौन से उसके फेजेस है, ये सब कुछ हमको प्लांट ग्रोथ में देखना है। एंड मिनरल न्यूट्रिशंस, ऑब्वियसली प्लांट ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ेगी, जो मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें हमको इस चैप्टर में देखना है। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। अगर प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशंस में बोला है सबसे पहले कि भाई प्लांट ग्रोथ का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि आप कब बोलोगे कि कोई प्लांट ग्रोथ कर रहा है? सिंपल सी बात है, कब बोलोगे कि कोई प्लांट ग्रोथ कर रहा है? जब आपको उसकी हाइट इंक्रीज होती दिखाई दे, या फिर उसकी लीफ का साइज बढ़ते हुए दिखाई दे, या उसमें कुछ चेंजेस दिखाई दे, फ्लावर आए, फ्रूट आए, सीड्स। तो इस तरीके से जो स्टेजेस हमको देखने को मिलती है उसमें, उसको अपन क्या कहते हैं? ग्रोथ। तो ग्रोथ के भी अलग अलग एक्सपेक्ट्स होते हैं कि भाई हम उसको किस तरीके से पहचान रहे हैं, कि हम उसमें ग्रोथ मेजर इन टर्म ऑफ, मतलब किस टर्म में उसकी ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं। उसके लिए उसको न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। तो क्या बताया है हमको कि ग्रोथ इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली भैया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम ये बोलते हैं कि जो ग्रोथ शो करता है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। नाउ ग्रोथ एज अ फेनोमेना हैज टू एस्पेक्ट, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। तो ग्रोथ जो है, इसके दो फेनोमेना बताए हमको, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव मतलब किस क्वांटिटी में हो रहा है, और क्वालिटेटिव मतलब उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो किस क्वालिटी की हो रही है, मतलब क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। देखो सिंपल, क्वांटिटेटिव हमको क्या बताया है कि जब उसके लेंथ में इंक्रीज हो, ब्रेथ में, साइज में, वॉल्यूम में या बॉडी मास में, और उसके ड्राई वेट में अगर कुछ चेंजेस हो रहे है, उसको अपन क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव। लेकिन क्वालिटेटिव क्या है? जब चेंज इन द नेचर ऑफ ग्रोथ, जब उसके ग्रोथ का नेचर चेंज हो जाए, मतलब वो उसकी क्वालिटी है, और उसके डेवलपमेंट में हमको चेंजेस देखने को मिले। इन ऑर्डर टू चेंज ऑन प्रोग्रेस वाइल डिफरेंशिएशन लीड्स टू हायर एंड मोर कॉम्प्लेक्स स्टेट। नाउ ग्रोथ दस कैन बी डिफाइंड एज परमानेंट। जब हम ग्रोथ को बोलते हैं कि जब ग्रोथ को डिफाइन करते हैं तो वो परमानेंट होती है। ऐसा तो नहीं है कि भाई ग्रोथ हो गई है फिर वापस में ये रिवर्स होकर के जो पहली वाली कंडीशन थी वही आएगी, नहीं ना। इसलिए अपन ग्रोथ को क्या बोल सकते हैं? परमानेंट, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द बल्क ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये रिवर्सिबल है ही नहीं, और अकम्पेन्ड बाय द चेंज ऑफ फॉर्म, और धीरे धीरे उसमें क्या देखने को मिलते हैं? हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ चलते हैं हम आगे की तरफ। तो हमको क्या बता, अगर हम मल्टी सेलुलर प्लांट्स को देखें, ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर जो भी होते हैं उनके पास, यानी कि वस्कुलर प्लांट यानी कि जिनके पास क्या हो? जाइलम और फ्लोएम हो। ऑब्वियसली तो मल्टी सेलुलर जो भी प्लांट होते हैं, ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। इनमें ग्रोथ किस तरीके से होती है जरूरी नहीं है। जैसे कि हमारा एक स्पेसिफिकली ग्रोथ होता है, हमारा एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा होता है क्या? नहीं, ये इसमें प्रॉपर बहुत अच्छे से क्या होती है? ग्रोथ होती है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है, उनकी ग्रोथ बढ़ते ही जाती है। लेकिन उस प्लांट्स में भी कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि देखो, रूट कितना भी ग्रो कर सकता है, शूट वाला कितना भी ग्रो कर सकता है, ब्रांच, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन उस प्लांट में ही किसी किसी चीज में लिमिट्स होती है। जैसे कि लीव्स का साइज इतना ही होगा तो इतना ही होगा। जैसे कि उसके हो गए फ्रूट का साइज इतना ही होगा तो उतना ही होगा। तो मतलब कुछ चीजों में क्या है? लिमिट है, यानी कि डिटर्मिनेंट है, और कुछ चीजें इनडिटर्मिनेट है प्लांट के अंदर, occur throughout life indefinitely. It is restricted to the some specific region. कुछ रीजन में स्पेसिफिक होती है जिसको अपन मेरिस्टेम्स कहते हैं, which are the region where new cells are constantly and continuously produced. Obviously मेरिस्टेम वाला रीजन वो है जहां पर क्या होता है कि कंटिन्यूसली डिवीजन होता है कि नहीं? मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते ही अपन उसको है जहां पर क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली डिवीजन हो रहा है। नाउ मेरिस्टेम्स आर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन द लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पर मेरिस्टेम को 3 इसमें डिवाइड किया है, अपाइकल,
इंटर कैलरी और लेटरल। ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि अपाइकल रूट क्या है, इंटर कैलरी रूट क्या है और लेटरल रूट क्या है। तो सिंपल, अपाइकल जो टिप्स में प्रेजेंट होते हैं, इंटर कैलरी जो बीच बीच में दो नोड्स के बीच में जहां प्रेजेंट होते हैं, मतलब इंटर नोड में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो साइड साइड में प्रेजेंट होते हैं इनको अपन क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं भैया, जब हम प्लांट के ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो क्या देखेंगे, उसके फेजेस देखेंगे। क्या देखेंगे, फेजेस। सो फेजेस ऑफ ग्रोथ, मतलब जैसे कि हम बड़े होते तो अलग अलग फेज होता है कि नहीं। जैसे कि अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड बात करें तो पहले बच्चा नर्सरी में आता है, फिर प्राइमरी में आता है, फिर धीरे धीरे हाई स्कूल, फिर जूनियर कॉलेज, कॉलेज, इस तरीके से ये क्या है, उसके एजुकेशन का फेज है। वैसे ग्रोथ में एक जुवेनाइल फेज, मैचुरेशन फेज, अलग अलग फेजेस होते हैं। उसी तरीके से जब हम प्लांट के ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें भी अलग अलग फेजेस होते हैं कि किस फेज में वो क्या कंडीशंस शो करता है। कुछ होता है कंटिन्यूसली डिवाइजन वाला फेज, जहां पर वो कंटिन्यूसली क्या करता है, डिवाइड करता है। फिर डिवाइड हो जाने के बाद वो थोड़ा सा ग्रो करता है, यानी कि इलोंगेट करता है, एक वो फेज। और ये सब कुछ हो जाने के बाद एक आता है स्टेशनरी फेज की बस भैया अब कुछ नहीं करना है हमको। तो एक फेज कैसा आ जाता है, स्टेशनरी फेज। ओके, तो इस तरीके से हमको टोटल 3 फेजेस देखने हैं। एक फेज ऑफ सेल डिवीजन जिसको अपन फॉर्मेशन भी कहते हैं, यहां पर क्या होगा, कंटिन्यूसली डिवीजन होगा, जो कि हमको मेरिस्टेमेटिक रीजन में देखने को मिलने वाला है। नाउ फेजेस ऑफ सेल एनलार्जमेंट, अब जो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा था, जैसे कि ये एक सेल है, इससे 2 डिवाइड हुए, अब इसमें से ये आगे जाके और डिवाइड होगा, लेकिन एक क्या होने लगेगा, ये इलोंगेट होने लगेगा, थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा। ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, इलोंगेशन और एनलार्जमेंट। और फेज ऑफ सेल मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन, मतलब ये मैच्योर हो जाएगा और डिफरेंशिएट हो जाएगा, कोई स्पेसिफिक फंक्शन पकड़ लेगा, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को शो करने लगेगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, सेल ऑफ मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन। नाउ ये तीनों फेजेस अपने को बहुत अच्छे से देखना है, ये बोर्ड में पूछा जाता है, एटलीस्ट 2 मार्क के लिए कम से कम क्वेश्चन तो इसमें से बनता ही है। तो चलो 1 बाय 1 सारे फेजेस अपन देखते जाते हैं। तो सबसे पहला जो फेज है हमारा क्या है भैया, ऑब्वियसली फेज ऑफ सेल डिवीजन यानी कि फॉर्मेशन। यहां पर क्या होगा, कंटिन्यूसली डिवीजन होगा। क्या होगा, कंटिन्यूसली डिवीजन। नाउ सेल ऑफ मेरिस्टेम्स आर थिन वॉल, जो मेरिस्टेम सेल्स होते हैं ना, क्योंकि वहां पर होगा मेरिस्टेमेटिक सेल कंटिन्यूसली डिवीजन शो करता है, तो ये कैसा बोल रहा है कि जो उनकी वॉल्ड होती है वो कैसी होती है, बहुत काफी पतली होती है, नॉन वैक्यूलेटेड। देखो वहां पर कोई भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, हैविंग प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब बहुत अच्छे से हमको वहां का न्यूक्लियस दिखाई देता है, और ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म मतलब वहां पे छोटे छोटे ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होते हैं, मे बी उसमें न्यूट्रिशंस होता है, उनका स्टोर फूड होता है, ताकि जो डिवीजन कर रहे हैं उसमें हेल्प मिले। नाउ मेरिस्टेमेटिक सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। अब कोई एक सेल है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये माइटोटिक डिवीजन में जाएगा, और आपको पता है माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस सिंपल क्या, इक्वेशनल डिवीजन, एक सेल से 2 होगा। ये फिर क्या जाएगा, माइटोसिस करेगा, तो 2 सेल बनेंगे। अब इसमें क्या होता है कि एक सेल है, 2 सेल, तो इसमें से ये आगे मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन एक सेल किस में चले जाएगा, एक सेल नेक्स्ट स्टेज में चले जाएगा, यानी कि वो इलोंगेशन करेगा, फिर मैच्योरेशन करेगा। ओके, नाउ मेरिस्टेमेटिक सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, इस तरीके से डिवीजन करेगा, जिसमें तो 2 नए सेल बने, इसने डिवीजन किया, ये 2 नए सेल बने, तो इसमें से एक सेल क्या करेगा, रिमेन मेरिस्टेमेटिक, वो मेरिस्टेमेटिक ही रहेगा, मतलब आगे जाके डिवीजन करेगा, लेकिन एक आगे जाके डिवीजन नहीं करेगा, वो अपना ग्रोथ शो करेगा। सो एंड द अदर सेल अंडरगो एनलार्जमेंट, दूसरा एनलार्जमेंट में जाता है, और डिफरेंशिएशन, यानी कि जो 3 फेज देख रहे थे ना, वो उस फेज में नेक्स्ट स्टेज में क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। दिस फेज, ये बहुत काफी क्या होता है, स्लो फेज है। कैसा है, बहुत धीरे धीरे होता है ये, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड लैग फेज। यहां पर जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो दिखाई देती है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड लैग फेज। ठीक है, नाम नहीं भूलना है, लैग फेज। तो फेज ऑफ एनलार्जमेंट इलोंगेशन को अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं लॉग फेज। क्या कहते हैं, लॉग फेज। ये फास्ट होती है, कैसी होती है, फास्ट होती है। इसमें क्या होता है, जो सेल अभी डिवाइड हो रहा था उसमें से एक सेल और आगे डिवाइड हो रहा था, लेकिन एक सेल एनलार्जमेंट वाले कंडीशन में जा रहा था, तो द न्यूली फॉर्म सेल बिकम वैक्यूलेटेड। अब ये जो नया सेल बनेगा इसमें वैक्यूल आ जाएगा। देखो अभी तक के वैक्यूल नहीं था, इसके पहले अब वैक्यूल भी आ जाएगा, ऑस्मोटिकली एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव यानी कि जो भी वाटर का काफी एब्जॉर्प्शन करेगा, और टर्जिड हो जाएगा ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नाउ द टर्जिडिटी रिजल्ट इन द एनलार्जमेंट, जैसे जैसे टर्जिड होते जाएगा फूलते जाएगा, यानी कि एनलार्जमेंट हो रहा है। सिंपल सी बात है, एनलार्जमेंट हो रहा है सेल का, बोथ लेंथ वाइज एंड ब्रेथ वाइज, दोनों तरीके से, लेंथ से भी और ब्रेथ से भी। और इस फेज
में न्यू वॉल मटेरियल एंड अदर मटेरियल आर सिंथेसाइज्ड, जो वॉल मटेरियल है नया नया उसमें सिंथेसाइज्ड होता है, कोप अप विद द एनलार्जमेंट, ताकि वो एनलार्जमेंट का सामना कर सके। द ग्रोथ रेट इन दिस फेज ऑकर एट एन एक्सिलरेटेड पेस, काफी ज्यादा स्पीड में यहां पर हमको ग्रोथ दिखाई देती है, दैट्स व्हाई हम इसको एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो सिंपल, फर्स्ट फेज जो है उसको हमने लैग बोला, इसको लॉग बोला, और जो थर्ड वाला फेज है वहां पर ग्रोथ नहीं, क्या एकदम स्टेशनरी हो जाती है, रुक सी जाती है, इसलिए अपन उसको क्या कहते हैं? स्टेशनरी फेज। क्या कहते हैं मुन्ना? स्टेशनरी फेज। देखो क्या बोला है, फेज ऑफ मैचुरेशन बोलो या डिफरेंशिएशन, यहां पर सेल डिफरेंशिएट हो गया, यानी कि अब वो और डिवीजन नहीं करता, जो सेल डिफरेंशिएट हो जाता है वो डिवीजन नहीं करता। नाउ द एनलार्ज्ड सेल नाउ बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, अब वो कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा एंड अटेन मैच्योरिटी, बोथ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी अटेन कर जाएगा, और इस फेज में जो ग्रोथ होती है काफी स्लो डाउन कर जाती है, कम टू स्टेडी स्टेट, एकदम रुक सी जाती है लगभग, इसीलिए अपन इस स्टेज को क्या कहते हैं? स्टेशनरी फेज। क्या कहते हैं? स्टेशनरी फेज। क्लियर है यहां तक के? देखो अगर मैं बोलूं ये हमारा कौन सा फेज है भैया? फेज ऑफ सेल डिवीजन वाला। देखो मैं अभी बता दे रहा हूं, अगर मैं इस तरीके से इसको ग्राफ में पुट कर रहा हूं, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से ग्राफ में पुट कर रहा हूं टाइम के साथ में, तो इसमें क्या हो रहा है कि होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है? थोड़ा सा फेज में हमको क्या देखने को मिल रहा है? ग्रोथ देखने को मिल रहा है समय के साथ साथ। तो मैं कुछ इसको ग्राफ को कुछ इस तरीके से बना सकता हूं, और इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? लीनियर ग्राफ। क्या कहते हैं बेटा? लीनियर ग्राफ। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुअली यहां पर हमको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर मैं यही इस ग्राफ को बनाऊं, इसमें बहुत ज्यादा एक्सेलरेट पैटर्न में देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा यहां पर हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो यहां पर कुछ ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कम समय में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखा रहा है, तो इस तरीके के ग्राफ को अपन क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल। अगर यही बात मैं इसमें करूं, किसमें करूं? फेजेस ऑफ सेल डिवीजन और मैच्योरेशन में, कि अगर हम इसको ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? लगभग यहां पर क्या हो गया? स्टेडी हो गया, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ यहां पर हो नहीं रही है। अब तीनों को मैं क्या कर देता हूं? मिक्स कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा था भैया? लैग फेज हो रहा था, तो कुछ इस तरीके से ग्रोथ दिखी है कि नहीं? फिर एक्सपोनेंशियल हुआ एकदम से, और फिर स्टेडी हो गया, तो कुछ इस तरीके से हमको क्या दिखाई देता है? ग्राफ दिखाई देता है, जिसको अपन सिग्मोइड कहते हैं या सिग्मोइड कर्व कहते हैं। क्लियर है? मैं यहां पर इसलिए बताया क्योंकि आगे हमको ये काम में आने वाला है। ये डायग्राम आपके बुक में दी हुई है। सो ये देखो, ये हमको यहाँ पे अलग अलग फेजेस में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जोन ऑफ फॉर्मेशन, इलोंगेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ मैच्योरेशन। क्लियर है यहां तक के? नाउ अब चलते हैं अपन कंडीशन फॉर ग्रोथ। अभी हमने बात तो कर ली भैया कि ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा, फेजेस की बात कर ली, लेकिन ये ग्रोथ करने के लिए कुछ कुछ कंडीशन रिक्वायरमेंट है, जैसे कि पानी चाहिए, ये न्यूट्रिशन चाहिए, वो टेम्परेचर चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कंडीशंस यहां पर जरूरी होती है ना। तो वही कंडीशन के बारे में अपन देख रहे हैं ग्रोथ के। सो द डिफरेंट एनवायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन नेसेसरी फॉर ग्रोथ इंक्लूड, पानी चाहिए, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन का रेशो चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइट एंड ग्रोथ हार्मोन, ये जरूरी है। जिसमें से चीफ कंडीशन के बारे में बताया कि वाटर बहुत जरूरी है, कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, एंड यू नो द प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एंड मेंटेन टर्जिडिटी। सिंपल सी बात है, वाटर रहेगा तभी वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन होगा तो टर्जिडिटी मेंटेन रहेगी, और जो कि एक्वस मीडियम फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए वाटर बहुत जरूरी है। माइक्रो एलिमेंट्स और मैक्रो एलिमेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने देखा माइक्रो एलिमेंट्स और मैक्रो एलिमेंट्स क्या होता है। माइक्रो एलिमेंट्स वो जिसको हमको बहुत कम अमाउंट में जरूरत होती है, मैक्रो जिसको ज्यादा अमाउंट में जरूरत होती है। तो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की ग्रोथ के लिए ये न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है। देन ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए जहां पर वो अच्छे से ग्रोथ शो करता है, जैसे कि 25 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और ऑक्सीजन बहुत जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए ताकि वो एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाए। लाइट भी बहुत जरूरी है ताकि जर्मिनेशन ऑफ सीड हो पाए और फोटोसिंथेसिस हो पाए। विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ द शूट एंड रूट, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स ही डिसाइड करता है कि रूट का ग्रोथ और शूट का ग्रोथ किस तरफ होगा। शूट का ऑब्वियसली ग्राउंड के ऊपर होगा और शूट का ग्राउंड के नीचे। तो हमने बात की अभी तक के प्लांट ग्रोथ की। अब आ जाते हैं ये जो ग्रोथ हो रहा है उसका रेट क्या है। रेट मतलब स्पीड क्या है, किस स्पीड में यहां पर हमको ग्रोथ शो हो रहा है। ग्रोथ की फेजेस देख लिया हमने कि किस किस फेज में ग्रोथ हो रहा है, क्या क्या कंडीशन जरूरी है
वो भी देख लिया ग्रोथ के लिए, लेकिन ये ग्रोथ की स्पीड कितनी है, किस स्पीड से यहां पर हमको ये प्लांट ग्रोथ शो करवा करके दे रहा है, वो हमको अब देखना है। नाउ ग्रोथ रेट, अगर ग्रोथ रेट का सिंपल मीनिंग आपको पता है, स्पीड कह सकते हैं अगर हम सिंपल भाषा में इसे कहे तो ये जो ग्रोथ करने की स्पीड कितनी है इसके बारे में अब अपने को देखना है। ओके, तो क्या बोलता है कि इट इज द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम, हर एक यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हो रही है उसको अपन ग्रोथ रेट बोलते हैं, और उसी को साथ साथ अपन इफिशियंसी इंडेक्स भी बोलते हैं। अब बोलता है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय एन, अगर ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है आप कैसे मेजर करोगे, आप मेजर कर सकते हो इंक्रीज इन द साइज एंड एरिया ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन, अलग अलग प्लांट के ऑर्गन का साइज मेजर करके, जैसे कि लीफ हो गया, फ्लावर हो गया और फ्रूट हो गया। बोलता है कि द रेशियो ऑफ चेंज इन द सेल नंबर, अगर सेल के नंबर में कितना चेंज आ रहा है ओवर द टाइम इंटरवल, हर एक टाइम के बाद कितना चेंज आ रहा है सेल के नंबर में, उसको हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहते हैं। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हम सीधा ये बोल सकते हैं कि टोटल कितनी ग्रोथ हुई है, नेट ग्रोथ कितनी हुई है, उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट यानी कि एजीआर। अल्टरनेटिवली इट इज मेजर्ड एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसको अपन टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम कहते हैं। तो सिंपल एजीआर बोले तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, डीएन बोले तो क्या है हमारा चेंज इन द नंबर ऑफ सेल, मतलब कितने नंबर ऑफ सेल में चेंज आए हैं, और dt यानी कि भाई वो टाइम, पर्टिकुलर टाइम। तो सिंपल फॉर्मूला हो गया Ag इज इक्वल्स टू dn बाय dt। देन अब AGR ये हो गया जो कि हम बोलते हैं कि भाई जो नेट कितनी ग्रोथ हुई है उसके बारे में। फिर आ जाता है AGR, जब हम इसी AGR को एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को अपन क्या करने लगेंगे, डिवाइड करने लगेंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट, कितने नंबर वहां पर सेल के पहले प्रेजेंट है उससे अपन क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमको एक रेट मिलके आएगा जो कि है भैया रिलेटिव ग्रोथ रेट या रिलेटिव ग्रोथ रेशो। नाउ अल्टरनेटिवली रिलेटिव ग्रोथ रेट रेफर किसको करता है, ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम पर यूनिट टाइम। हम बोल रहे हैं कि टोटल इतनी ग्रोथ हुई, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी ग्रोथ हुई थी, है क्या नहीं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, रिलेटिव ग्रोथ रेट। एक्सप्रेस्ड ऑन द कॉमन बेसिस इट्स रेशियो ग्रोथ इन द गिवन टाइम इनिशियल ग्रोथ। तो यहां पर इनिशियल ग्रोथ मायने रखता है कि पहले कितना था और अब कितना हुआ है, ठीक है। देन आरजीआर को अपन सिंपल क्या करेंगे भाई, एजीआर डिवाइडेड बाय एन। देन AGR and RGR useful in describing the dynamics of cell growth in culture। तो ये जो सेल ग्रोथ के टाइम पे कितने जो चेंजेस आते हैं, किस तरीके से अलग अलग ग्रोथ शो करता है ये हमारा प्लांट या सेल, उसके बारे में जानने के लिए ये काफी अच्छे से हमको क्या देते हैं भैया, बताते हैं कि AGR और RGR किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। तो बोलता है कि मेजरमेंट एंड कंपैरिजन, जब अपन किसी चीज को मेजरमेंट कर रहे हैं या कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर करने के लिए जो टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम उसको अपन कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। अब आप किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो, ये इसमें कितनी ग्रोथ है, इसमें कितनी ग्रोथ है, तो आप टोटल ग्रोथ के बारे में बात करते हो, जिसको अपन क्या कहते हैं AGR। वेयर एज ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम, लेकिन एक पर्टिकुलर सिस्टम में पर्टिकुलर टाइम पे कितनी ग्रोथ हुई है वो हमको कौन बताता है, वो बताता है भैया RGR, बोले तो रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्लियर है? अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो थोड़ा अपन एग्जांपल से समझने की अच्छे से इसको कोशिश करते हैं। देखो यहां पर हमको क्या बताया है कि एक ये प्लांट की लीफ है जिसकी पहले से ग्रोथ कितनी हुई है, 5 सेंटीमीटर, लेकिन यहीं पे एक प्लांट की लीफ है जिसकी पहले से ग्रोथ कितनी हुई है भैया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसकी 5 है और इसकी 50, लेकिन अब यहां से लेके इसकी जो ग्रोथ हुई है टोटल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मतलब इसमें कितनी हुई है, 5 ग्रोथ हुई है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ हुई है। अगर इसकी बात करें तो ये 50 से 55 हो गया, मतलब इसमें भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ हुई है, इसमें भी 5 सेंटीमीटर की स्क्वायर की ग्रोथ हुई है, इसमें भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ हुई है। अगर मैं बोलूं कि इसमें भी टोटल ग्रोथ 5 हुई है और इसमें भी टोटल ग्रोथ 5 ही हुई है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं ये बोल सकता हूं इसकी भी टोटल ग्रोथ 5 हुई है, इसकी भी टोटल ग्रोथ 5 हुई है, मतलब इनका जो है हमारा क्या, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट यानी कि AGR सेम है, क्योंकि जो टोटल ग्रोथ है दोनों में क्या हुई है, सेम हुई है। लेकिन अगर मैं इनके RGR की बात करूं तो पहले ये 5 था, लेकिन अब कितना हो गया, 10 हो गया, मतलब 5 से 10 हो गया, मतलब एकदम डबल हो गया, मतलब मैं बोल सकता हूं 100% ग्रोथ हुआ। कितना परसेंट ग्रोथ हुआ, 100%। लेकिन यहां पर पहले 50 था, 50 से अगर हम कंपेयर करें कि 50 के कंपैरिजन में कितना ग्रोथ हुआ है, तो यहां पर हमको दिखाई देता है कि मात्र
10% यहां पर क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। सो देखो क्या बोलता है कि यहां पर दो लीव्स दिए हैं ए और बी, आर डिफरेंट साइज बट शो सेम एब्सोल्यूट इंक्रीज। अलग अलग साइज की लीफ है पहले से, लेकिन ये दोनों के दोनों एब्सोल्यूट जो इंक्रीज, इनमें जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, सेम है इन द गिवन टाइम। बोथ लीव्स ग्रो एंड इंक्रीज देयर एरिया बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर टू प्रोड्यूस ए एंड बी लीव्स। दोनों में कितनी ग्रोथ हुई है भैया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ हुई है। अगर ए लीफ की बात करें तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुए है साइज, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे, देन आरजीआर वुड बी 100%। तो मैं इसका बोल सकता हूं आरजीआर 100% है, इससे मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं तो। लेकिन इफ द लीफ इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इन साइज एंड ग्रोथ जो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हुआ, तो 50 से 55 ही हुआ, तो 5 सेंटीमीटर का वहां पर कितना परसेंट ग्रोथ हुआ, ओनली 10%। तो जो टोटल ग्रोथ हुआ इसका दोनों का कितना कितना हुआ, 5-5। तो हम बोल रहे दोनों का एब्सोल्यूट जो ग्रोथ रेट है वो कितना है, 5 है, मतलब दोनों का सेम है। लेकिन आरजीआर जब निकाल रहे हैं कि इसके कंपैरिजन में इसका कितना ग्रोथ हुआ, इसके कंपैरिजन में इसका कितना ग्रोथ हुआ, तो हमको यहां पता चलता है कि यहां 100% ग्रोथ हुआ और यहां पर मात्र 10% ही ग्रोथ हुआ। क्लियर है यहां तक के सभी को? सो अब चलते हैं अपन अपना नेक्स्ट की तरफ कि टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के दो टाइप्स बताएं हमको, एक अरिथमेटिक ग्रोथ और एक है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, जो कि आप मैथ्स में पढ़ते हो व्हाट इज अरिथमेटिक और क्या होता है ज्योमेट्रिक। ओके, सो अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है कि भाई यहां पर जो ग्रोथ होता है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरीके से होता है। ऐसा क्यों होता है कि क्या बताता है कि रेट ऑफ द ग्रोथ इज कांस्टेंट। यहां पर जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट तरीके से होती है, एकदम ऐसा नहीं कि 1 से 2 हुआ, 2 से फिर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, इस तरीके से नहीं, एक कांस्टेंट लेवल पे। अगर हम देखें तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसा है, कांस्टेंट है। सो ग्रोथ इज कांस्टेंट एंड एन इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑकर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू होता है 2, 4, 6, 8 सेंटीमीटर एक्सेट्रा। इस टाइप के ग्रोथ में क्या होता है, जो रेट ऑफ द ग्रोथ इज कांस्टेंट आफ्टर माइटोसिस। देखो माइटोसिस हो रहा है, एक सेल है, ये एक सेल है, इसमें माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से 2 सेल हो गए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि वन ऑफ द डॉटर सेल कंट्रीब्यूट टू डिवाइड, लेकिन इसमें से एक और आगे जाके डिवाइड होगा, लेकिन एक क्या होगा, अदर सेल टेक्स प्लेस इन द डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन में चले जाएगा, मतलब इसका इलोंगेशन होगा और फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन वाले फेज जो हम देख करके आए। अगर इस तरीके की ग्रोथ हो रही है कि एक सेल में 2 डिवाइड हो रहा है और 2 में से एक क्या कर रहा है, और आगे डिवाइड कर रहा है, लेकिन एक सेल किस में चले जा रहा है, डिफरेंशिएशन में, तो इसमें आगे डिवीजन नहीं होगा। अब इसमें से भी आगे क्या होगा, इसमें फिर से डिवीजन होगा और ये किस में चले गए, डिफरेंशिएशन में। इसमें फिर से 2 में ग्रोथ होगा, ये किस में चले जाएगा, डिफरेंशिएशन में। इस तरीके से यहां पर जो माइटोसिस हो रहा है उसका एक सेल क्या कर रहा है भैया, आगे जाके और डिवाइड कर रहा है, लेकिन एक सेल किस में जा रहा है, डिफरेंशिएशन में। तो वही बोला है कि मियोसिस के बाद एक सेल जो डॉटर सेल है वो कंटिन्यू टू डिवाइड कर रहा है, और जो दूसरा वाला सेल है वो किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, डिफरेंशिएशन में। एंड मैच्योरेशन में, एग्जांपल इलोंगेशन ऑफ रूट एट द कांस्टेंट रेट। यहां पर जो रूट का इलोंगेशन एक कांस्टेंट रेट से होता है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ। तो इससे हमको क्या दिखता है, इस तरीके की ग्रोथ से ये जो कर्व है हमको ऐसे कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, इस तरीके से लीनियर कर्व दिखाई देता है। कैसा, लीनियर कर्व दिखाई देता है, इज ऑब्टेन वेयर ग्रोथ रेट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम। जब हम इसको टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से क्या दिखाई देता है, इसका कर्व दिखाई देता है। क्लियर है बच्चों यहां तक के? देन ये हो गया हमारा अरिथमेटिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट विच इज अरिथमेटिक की थोड़ी इक्वेशन देख लेते हैं। तो क्या बोला है, अरिथमेटिक ग्रोथ इज एक्सप्रेस मैथमेटिकली बाय इक्वेशन, जो कि किस तरीके से बताया गया है, LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT। क्या, LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT, जहां पर जो LT है वो क्या है, लेंथ एट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे उस प्लांट की लेंथ कितनी थी ये अपने को पता करना है, तो अपन क्या करेंगे, L0 प्लस RT करेंगे। तो L0 क्या है हमारा भैया, लेंथ एट टाइम 0। तो हमको ये बताना है कि 0 टाइम में हमको एक पर्टिकुलर टाइम पे लेंथ निकालनी है, लेकिन 0 वाले टाइम पे कितनी लेंथ थी, इसका मतलब है L0। अब जब उसको अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे किसके साथ, ग्रोथ रेट और टाइम ऑफ ग्रोथ के साथ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके। क्लियर है यहां तक के? तो सिंपल हमारी इक्वेशन क्या बनती है, LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT। देन चलते हैं हम नेक्स्ट, जो कि आ जाता है हमारा ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या बताता है भैया, यहां पर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। जैसे हमने अभी अरिथमेटिक देखा, एक सेल था, इसमें से 2 सेल होते हैं और एक सेल किस में चले जाता है, मैच्योरेशन,
या डिफरेंशिएशन में चले जाता है, ये आगे और डिवीजन नहीं करता लेकिन ये और डिवाइड करेगा, इसमें से एक और मैचुरेशन में चले जाएगा, ये और डिवाइड करेगा। ये किसकी कंडीशन थी? ये थी अरिथमेटिक के, लेकिन ज्योमेट्रिक में क्या हो रहा है? एक सेल है, ये दो में डिवाइड हो रहा है, ये आगे जाके और दोनों के दोनों फिर क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, फिर ये सब के सब क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर ग्रोथ बहुत स्पीड से हो रही है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखो कंटिन्यूअसली सबके सब क्या कर रहे हैं? डिवीजन यहां पर शो कर रहे हैं। तो क्या बोलता है कि सेल डिवाइड माइटोटिकली इनटू, हियर बोथ द डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, दोनों के दोनों डॉटर सेल यहां पर क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली डिवीजन हमको शो कर रहे हैं और रीडिवाइड रिपीटेडली। ऐसी ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक ग्रोथ। क्या कहते हैं बच्चों? ज्योमेट्रिक ग्रोथ। जहां पर ग्रोथ रेट इज स्लो इनिशियली, बट बाद में कैसी हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है, एक्सपोनेंशियल रेट से, जिसके वजह से इनका ग्राफ एकदम इस तरीके से जाता है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली बाय इक्वेशन। तो ये जो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ है, इसको इक्वेशन से अपन किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं? W1 इज इक्वल टू W0 e टू द पावर RT। W1 क्या है? फाइनल साइज। क्या है जो फाइनल साइज है? W0 क्या है? इनिशियल साइज, R इज ग्रोथ रेट, T टाइम ऑफ ग्रोथ, एंड E बेस क्या है? बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। क्लियर है यहां तक कि बहुत इजी है। देखो जे शेप का कर्व बन रहा है, एक्सपोनेंशियल, एकदम सीधा ग्रोथ ही ग्रोथ यहां पर हमको दिखाई दे रही है। नाउ आ जाते हैं अब ग्रोथ कर्व के तरफ। जब हम बात करते हैं तीनों फेस की, जब हम बात करते हैं तीनों फेस की, तीनों फेस कौन सा? सेल ऑफ डिवीजन यानी कि फॉर्मेशन, देन सेकेंड सेल ऑफ इलोंगेशन, एंड द थर्ड वन विच इज सेल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले ग्रोथ थोड़ी स्लो स्लो हो रही थी, जो कि हमने इसको लैग फेज बोला था, है कि नहीं, जहां पर फॉर्मेशन हो रहा था। देन फिर एकदम से बढ़ गई, जहां पर क्या हो रहा था? एक्सपोनेंशियल फेज, यानी कि जिसको हमने लॉक फेज भी बोला था। क्या बोला था? लॉक फेज। और बाद में स्टेशनरी हो गई। तो यहां पर हमको कर्व कैसा मिला? एस टाइप, सिग्मोइड मिला। तो वही बताता कि इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल ग्रोथ अगेंस्ट टाइम। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कर्व, लीनियर, एक्सपोनेंशियल और सिग्मोइड। अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व इज लीनियर while ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व इज एक्सपोनेंशियल। तो अरिथमेटिक का कर्व हमको कैसा मिला था भैया? लीनियर मिला था, और ज्योमेट्रिक का कैसा मिला था? एक्सपोनेंशियल। लेकिन अपने को सिग्मोइड किसका मिलेगा? करस्पॉन्डिंग टू द थ्री डिस्टिंक्ट फेज ऑफ ग्रोथ रेट डिफर। नाउ इन लैग फेज ग्रोथ रेट इज स्लो। लैग फेज में ग्रोथ फेज कैसा है? ऐसा स्लो है। फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज में बहुत ज्यादा हो गया था, ग्रोथ काफी फास्टर हो रही थी, तो एकदम एक्सपोनेंश दिखाया इसने मैक्सिमम। एंड द स्टेशनरी फेज में क्या हो गया? ग्रेजुअली स्लो डाउन, एकदम से स्लो हो गया, जिसके वजह से जो ग्राफ रेट है अगेंस्ट टाइम जब अपन इसको प्लॉट करते हैं तो ये हमको एस शेप का दिखाई देता है, यानी कि सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन। तो हमको कर्व कैसा ऑब्टेन हो रहा है? सिग्मोइड। क्लियर है यहां तक के? देन चलो चलते हैं आगे। आगे देखो क्या बोल रहे हैं? ग्रैंड पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है ग्रैंड पीरियड ऑफ टाइम? ग्रैंड पीरियड ऑफ टाइम वो टाइम है जहां पर तीनों फेस के लिए जितना समय लग रहा है, उस फेस को अपन क्या कहते हैं? ग्रैंड पीरियड ऑफ टाइम। देखो क्या बोलता है कि द टोटल टाइम पीरियड, उतना पूरा टाइम जो कि जरूरी है फॉर ऑल फेज ऑकर, सारे फेजेस होने के लिए जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। क्या कहते हैं? ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। क्लियर है यहां तक के? सो अब बात आ जाती है नेक्स्ट, जो कि है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। देखो मैं अभी आपको शब्दों में समझा देता हूं कि क्या होता है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। जैसे कि कोई एक सेल है, ये एक सेल है, ये सेल क्या कर रहा था? पहले डिवाइड कर रहा था, लेकिन इसमें से बोला कि अब मैं क्या कर देता हूं? एक परमानेंट सेल बन जाता हूं, एक स्पेसिफिक फंक्शन पकड़ लेता हूं, स्पेसिफिसिटी शो करता है, जिसके वजह से अब ये और डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब ये इसका क्या हो गया भैया? डिफरेंशिएशन हो गया। क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम ये सिंपल बोलते हैं कि जो सेल है वो अपनी कैपेसिटी लूज कर जाता है। काय की कैपेसिटी लूज कर जाता है भैया? डिवीजन की जो कैपेसिटी है वो लूज कर जाता है, जिसकी वजह से अब ये सेल डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये हो गया हमारा क्या? डिफरेंशिएशन। क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। अब किसी वजह से वहां के सेल क्या हो गया? डैमेज हो गया, कुछ हो गया, कुछ ऐसी कंडीशन बन गई जिसके वजह से ये सेल वापस से डिवीजन की कैपेसिटी को क्या कर लेता है? गेन कर लेता है, एबिलिटी को गेन कर लेता है, और बाद में फिर क्या करने लगता है? डिवाइड करने लगता है। क्या करने लगता है? डिवाइड। मतलब ये पहले से डिफरेंशिएट हो गया था, अब इसी डिफरेंशिएट सेल ने वापस से क्या किया? डिफरेंशिएट करना, डिवीजन करना शुरू किया। तो क्या मैं उसे डी डिफरेंशिएशन कह सकता हूं?
क्या कह सकता हूं, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, डी डिफरेंशिएशन। तो ये डी डिफरेंशिएट करके वापस से क्या करने लगा, डिवाइड होने लगा। क्या होने लगा भैया, डिवाइड होने लगा सेल्स में। अब ये जब डिवाइड हो गया और जो कंडीशन उसको जो बैलेंस करनी थी कि भाई डैमेज हो गया था तो सेल्स को वापस से रिप्रोड्यूस करना था, तो सेल उसने अपने आप से डिवाइड करके वो कंडीशन अचीव कर ली। तो बाद में ये फिर से डिफरेंशिएट हो जाएगा, बाद में ये फिर से डिफरेंशिएट होगा, यानी कि अपनी जो डिवीजन की कैपेबिलिटी उसको वापस से लूज कर जाएगा। तो पहले डिफरेंशिएट हो गया था, बाद में और डिफरेंशिएट हो रहा है, इसीलिए अपन इसको कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, रीडिफरेंशिएशन। देखो एक सेल था, वो डिफरेंशिएट हो गया, जो भी डिवीजन की एबिलिटी उसने लूज कर दिया, डिफरेंशिएट हो गया, लेकिन वापस से वही एबिलिटी गेन करके वापस से डिवीजन करने लगा, तो उसको हमने बोला डी डिफरेंशिएशन। और डी डिफरेंशिएशन होने के बाद उसने फिर वो काबिलियत को लूज कर दिया, यानी कि फिर कोई एक परमानेंट सेल हो गया, आगे से फिर वो डिवाइड नहीं कर सकता, उसको हम क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन, ओ सॉरी रीडिफरेंशिएशन। नाउ चलो पट से थ्योरी देख लेते हैं, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन इसमें है नहीं। क्या बोलता है कि एक मैच्योरेशन ऑफ सेल डिराइव फ्रॉम अपाइकल मेरिस्टेम रूट एंड शूट, परमानेंट चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जब उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में परमानेंट चेंज आ जाते हैं सेल के, जिसको अपन कहते हैं मैच्योरेशन, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। नाउ ड्यूरिंग सेल डिफरेंशिएशन सेल अंडरगो फ्यू मेजर एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसके अंदर, जैसे कि जो पैरेनकाइमाइन हाइड्रोफाइट डेवलप्स लार्ज सिजोजिनस इंटरस्पेस फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, बायंसी एंड एरिएशन। जो ऐसे प्लांट जो कि क्या है, हाइड्रोफाइट है, यानी कि जो वाटर पे रहते हैं, वाटर पे रहने के लिए उनको तैरना जरूरी, यानी कि बायंस होना जरूरी है, ताकि वो उसमें क्या कर पाए, फ्लोट कर पाए, जिसके वजह से उनके जो स्टेम में सिजोफाइट जो सेल्स होते हैं, सिजोजिनस जो सेल्स होते हैं, वहां पर क्या होते हैं, एक इंटरस्पेस, यानी कि दो सेल्स के बीच में क्या हो जाता है, गैप क्रिएट हो जाता है, एयर फिल हो जाती है, जिसके वजह से उसका जो वेट है वो कम हो जाता है, और वो क्या मेंटेन करके रखता है, बायोंसी और एरेशन, ताकि वो क्या कर पाए, फ्लोट कर पाए। ओके, इसको कहते हैं अपन मैच्योरेशन इज दैट कॉस्ट। मैच्योरेशन एक ही कॉस्ट पे मिलता है, जब आप अपनी कैपेसिटी या काबिलियत छोड़ दे डिवाइड और रीडिवाइड की। ओके, सिर्फ इसी बेसिस पर आपको मैच्योरेशन डिफरेंशिएशन मिलता है ना। डिफरेंशिएशन हो गया भैया, चलो मान लिया डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन अब ऐसी कंडीशन आ गई जो डिफरेंशिएट हो गया था, मतलब मेरे ये स्किन का सेल है, अब ये और आगे डिवाइड नहीं करने वाला है, लेकिन अब यह डिवाइड नहीं करने वाला है, लेकिन यहां पर क्या हो गई, इंजरी हो गई, जिसकी वजह से यहां डैमेज हो गया, तो वहां पे सेल की कमी हो गई, तो वही सेल क्या करेगा, अब डिवाइड करने लगेगा, जो पहले डिवाइड नहीं कर रहा था वो डिवाइड करने लगेगा। सो क्या हुआ, उसने वो कैपेसिटी या जो वो भी एबिलिटी को क्या किया, गेन किया, वापस से लिया। द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल विच हैज लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, जिसने अपनी डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर दिया था, वो वापस से उसको गेन करेगा, सेम एज पर नीड ऑफ द डिवाइड, जो भी जरूरत होगी उस हिसाब से। दस जो परमानेंट मैच्योर सेल है अंडरगो डी डिफरेंशिएशन एंड बिकम मेरिस्टेमेटिक, डी डिफरेंशिएट हो जाएगा और मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा, यानी कि वापस से क्या करने लगेगा, डिफरेंशिएशन, यानी कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, जो कि हम देखते हैं बेसिकली ये जो अपना होता है लेडी फिंगर, ठीक है, उसमें कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं इनको अपन फेसिकुलर कैम्बियम, और बीच में जो सेंटर होता है उसको कैम्बियम कहते हैं। फॉर्म्ड फ्रॉम पैरेनकाइमा सेल बिटवीन वस्कुलर बंडल, जो कि वस्कुलर बंडल से बनता है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स रिस्पेक्टिवली। क्लियर है यहां तक के? देन अब ये जो डी डिफरेंशिएट हुआ है, जो वापस से डिवाइड करने लगे थे, ये अपने उसे डिवीजन की कैपेसिटी को वापस से लूज कर जाएंगे, यानी कि रीडिफरेंशिएट हो जाएंगे। द सेल प्रोड्यूस्ड बाय डी डिफरेंशिएशन वंस अगेन द लूज द कैपेसिटी ऑफ डिवाइड एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? रीडिफरेंशिएशन। ओके, क्लियर है? नाउ जैसे कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम इसका एग्जांपल है, जो कि डिफरेंशिएट होते हैं, कैम्बियम प्रेजेंट इन द वस्कुलर बंडल। क्लियर है? डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, सारे कंसेप्ट समझे? क्लियर है? अब बात आ जाती है डेवलपमेंट की। हम बात कर रहे हैं प्लांट की यहां पर, तो उसमें डेवलपमेंट किस किस स्टेज में होता है? ठीक है, डेवलपमेंट के हमको स्टेजेस बताए। सबसे पहले जो सीड है वो जर्मिनेट होता है बच्चों। क्या होता है? सीड जर्मिनेट होता है क्या नहीं? उसमें से अंकुरित होता है, जर्मिनेट यानी कि अंकुरित होता है। देन उसमें मेरिस्टेम यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे, जो कि क्या करेंगे भैया? कंटिन्यूअसली डिवीजन करेंगे, सेल डिवीजन करेंगे। सेल डिवीजन करेंगे तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी, यानी कि प्लाज्मा की ग्रोथ होगी। ठीक है, प्लाज्मा यानी कि साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होगी। देन सेल इलोंगेशन, और जब वो उसका साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा
तो वो इलोंगेट हो जाएगा। ये देखो ये ग्रो कर रहा है, ये फैल रहा है, तो सेल बड़ा हो गया ना, सेल क्या हो गया, बड़ा हो गया, सेल ग्रो हो गया, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, सेल इलोंगेशन। फिर सेल इलोंगेशन के बाद सेल मैच्योर हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, और जैसे जैसे डिफरेंशिएट हो जाएगा वो आगे डिवाइड नहीं करेगा, तो सीनेसेंस, सीनेसेंस यानी कि एजिंग, उसकी उम्र बढ़ते रहेगी, और बाद में अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरा क्या होता है, डेवलपमेंट हमको दिखाई देता है प्लांट के अंदर, ये चेंजेस होते हैं। इस बेसिस पर बीच बीच में क्या होता है, ग्रोथ, मॉर्फोजिनेसिस यानी कि जो ऑर्गन है उसका फॉर्मेशन होना, मैच्योरेशन होना, सीनेसेंस होना, और लास्ट में जो सबका एक ही मंजिल है वो है डेथ। क्लियर है, वो इस प्लांट का भी हो जाता है। नाउ क्लियर है यहां तक के सभी को, तो क्या देखा हमने अभी तक के। अब चलते हैं भैया नया केस जो कि है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी का सिंपल मतलब यह है कि एक ही प्लांट अलग अलग फेजेस पर अलग अलग अपनी मॉर्फोलॉजी यानी कि स्ट्रक्चर शो कर रहा है। जैसे कि ये कोरिएंडर जिसको धनिया बोलते हैं, सांभर बोलते हैं, सो ये जो जुवेनाइल स्टेज में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन एडल्ट स्टेज में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। वही टेरेस्ट्रियल में वो यहां पर इस तरीके से दिखाई देता है, तो वाटर हैबिटेट में इस तरीके से, जमीन में रहता है तो ऐसा दिखाई देता है, और वाटर में रहता है तो इस तरीके से। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इसके अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग कंडीशन में, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, प्लास्टिसिटी। क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। सो इट इज द कैपेसिटी ऑफ बीइंग मोल्डेड, यानी कि वो ढल जाते हैं उन चीजों में, फॉर्म्ड और मोल्डेड। इट इज द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ये उसकी क्या है, काबिलियत है कि वो अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेता है, टू चेंज इन रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट एनवायरमेंटल, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से, वेरियस फेजेस ऑफ लाइफ। नाउ अलग अलग फेजेस में बनाता है, सिंपल सा मतलब ये है। इन मैनी प्लांट जो जुवेनाइल स्टेज है, मैच्योर स्टेज शो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीव्स इन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट में जो जुवेनाइल स्टेज है वो अपने एडल्ट स्टेज से अलग स्ट्रक्चर शो करती है। हेटेरोफाइली इन कॉटन, जैसे कि कॉटन, कोरिएंडर, लक्सपार जिसको डेल्फिनियम भी कहते हैं ना। एनवायरमेंटल हेटेरोफाइली इज शोन बाय रेनिनकुलस फ्लेबेसिस, बटरकप जिसे कहते हैं हम, इसमें इंट्रिंसिक मतलब अंदर से प्लास्टिसिटी आती है, जिसमें क्या देखने को मिलता है, कोरिएंडर एंड कॉटन। वही हेटेरोफिली इज एग्जिबिटेड इन द सेम प्लांट इन डिफरेंट ग्रोथ फेज और अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन की बात करें या फिर उसके अलग अलग हैबिटेट की बात करें, जब ये अलग अलग क्या नेचर शो करने लगे, स्ट्रक्चर शो करने लगे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, और उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। क्लियर है। वेट जस्ट 2 मिनट, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। सो अब बात करते हैं भैया अपन, जो नेक्स्ट आने वाला है वो है अपना ग्रोथ हार्मोन। क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन। जैसे कि आप लोग जानते हैं हार्मोन के बारे में कि भैया हार्मोन तो जो है प्लांट की, अभी तो बात हम प्लांट की कर रहे हैं, लेकिन एनिमल्स में देखा जाए या ह्यूमंस में देखा जाए तो हार्मोन्स का एक अपना रोल है। हार्मोन्स क्या करने का काम करता है भैया, रेगुलेट करने का काम करता है। क्या काम करता है, रेगुलेट करने का। क्या रेगुलेट करने का, ग्रोथ रेगुलेट करने का, उसकी स्ट्रक्चर यानी कि मॉर्फोलॉजी बोल सकते हैं हम, और उसकी फिजियोलॉजी को क्या रेगुलेट करने का काम करते हैं। सो रेगुलेट मतलब कब इसको डेवलपमेंट शो करना है, ग्रोथ करना है, कब उसको रोकना है, इस तरीके की जो एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं हार्मोन के थ्रू। किसके थ्रू, हार्मोन के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो अपन इसमें अलग अलग टाइप के हार्मोन्स देखने वाले हैं प्लांट में, जिसमें हम कुछ कहते हैं ग्रोथ हार्मोन और कुछ कहते हैं भैया ग्रोथ इनहिबिटर। सो ग्रोथ हार्मोन ऑब्वियसली ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले किसने बताया था, स्टार्लिन ने एनिमल में बताया था। ये इंटरनल फैक्टर्स है जो कि प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ग्रोथ रेगुलेटर दे इनहिबिट और प्रमोट द मॉडिफाइंग द ग्रोथ। सो ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ प्रमोटर कौन है, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन, ये क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है। और इसी ग्रोथ को इनहिबिट कौन करता है, इथिलीन जो कि गैस हार्मोन भी है, और एब्सिसिक एसिड ABA। नाउ ऑल फाइटो हार्मोन्स आर ग्रोथ रेगुलेटर। सारे के सारे जो हार्मोन्स है वो कैसे है भैया, प्लांट रेगुलेटर है। तो यहां पर सिंपल हमको यही बताया कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो भी हार्मोन वगैरह। तो अपन सीधे स्टार्ट करते हैं हार्मोन के बारे में। जो फर्स्ट हार्मोन है वो है हमारा ऑक्सिन। क्या है, ऑक्सिन। ऑक्सिन को हमने क्या बोला था, ग्रोथ हार्मोन। क्या बोला भैया, ग्रोथ हार्मोन बोला था पहले। तो सबसे पहले ये जो ऑक्सिन है ये हमको एक पेशेंट के यूरिन में मिला।
पेलेग्रा जो पेशेंट होता है उसके यूरिन में हमको ये दिखाई दिया, तो पेलेग्रा क्या है भैया? पेलेग्रा एक डिजीज है जिसमें क्या होता है, विटामिन B3 की डिफिशियंसी हो जाती है, हम बोल सकते हैं नियासिन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो इसमें ये क्या करता है, ये इन प्लांट सिंथेसाइज इन ग्रोइंग टिप्स और मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो ये कहां पर जो ग्रोइंग या मेरिस्टेमेटिक रीजन है ना, वहां पर ये सिंथेसाइज्ड होता है। कौन? ऑक्सिन ऑफ द प्लांट फ्रॉम वेयर इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर प्लांट पार्ट। ये मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या होता है, फॉर्म होता है, सीक्रेट होता है, और प्लांट के अदर दूसरे पार्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट नेचुरल ऑक्सिन कौन है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। भाई ये नाम याद रखना, बिकॉज बोर्ड में पूछा जाता है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ट्रिप्टोफैन इज द प्राइमरी प्रिकर्सर। प्रिकर्सर बोले तो ये ट्रिप्टोफैन से ही बना हुआ है, ट्रिप्टोफैन से कन्वर्ट हुआ है of IAA in plant. It is first hormone to discovered in the plant and primarily responsible for the cell elongation. तो सबसे पहला हार्मोन जो डिस्कवर हुआ वो ऑक्सिन हुआ, जिसका काम ग्रोथ शो करना था, जैसे कि सेल इलोंगेशन। इट शोज पोलर ट्रांसपोर्ट। पोलर ट्रांसपोर्ट यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या करता है ये अपना जो ट्रांसपोर्ट शो करता है, जो कि कैसा है, बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट इन स्टेम। बेसिपिटल यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, बेस के तरफ जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, बेसिपिटल। तो ऑब्वियसली जो ऊपर वाला रीजन होगा वहां से बेस की तरफ क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। नाउ सिंथेटिक ऑक्सिन, कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन भी है, जैसे कि IBA जिसे हम कहते हैं इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, NAA नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, 2,4-D डाइक्लोरो फिनिल एसिटिक एसिड और एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स क्या किए जाते हैं भैया, यूज किए जाते है। नाउ ऑक्सिन हो गया, अब इसकी कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देख लेते हैं कि क्या असर दिखाता है। सो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन का काम क्या है? सबसे पहले जैसे हमने कहा इसका काम सेल एनलार्जमेंट में है, सेल को एनलार्ज करता है। मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट में ये देखने को मिलता है। ग्रोइंग अपाइकल बर्ड, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। देखो क्या होता है कि जो अपाइकल यानी कि जो ऊपर वाला एकदम टिप वाला रीजन है ना, वहां पे ये सीक्रेट होता है, जिसके वजह से वो काफी डोमिनेंस शो करता है, यानी कि उसमें काफी ग्रोथ दिखाई देती है। कुछ प्लांट देखना एकदम लंबे 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 होते जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर वो जो अपाइकल वाला रीजन है वो डोमिनेंट शो करता है, जिसकी वजह से जो लेटरल ब्रांचेस है साइड साइड में ग्रोथ नहीं हो पाती है, क्योंकि इसका सिक्रेशन एकदम टिप पे हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि अपाइकल बर्ड में ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से किसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेटरल बर्ड की, जिसको अपन क्या कहते हैं, अपाइकल डोमिनेंस। ऑक्सिन स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ स्टेम। ऑक्सिन क्या करता है, ये स्टेम और रूट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ऑक्सिन इंड्यूस्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, हेंस यूज्ड इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस कैलस। कैलस बनाने के लिए भी, कैलस बोले तो सेल का ऐसे बहुत सारा कुछ है, जैसे कि अपन टिश्यू कल्चर करते हैं तो सिंगल सेल होता है, उसको अपन क्या करा रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सेल क्या हो जाएंगे, वहां पर फॉर्म्ड हो जाएंगे। तो उनके ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। दिस आर मार्केटेड एज सिंथेटिक हर्बिसाइड्स। इसको एज अ हर्बिसाइड्स भी यूज करते हैं, जैसे कि 2,4-D जो कि है डाइक्लोरोफिनल एसिटिक एसिड, जो कि डाइकॉट वीड को क्या कर देता है, किल, जो कि मोनोकॉट को असर ही नहीं होता। यानी कि एक ही जगह हमने मोनोकॉट प्लांट्स लगाए हैं, मोनोकॉट प्लांट्स में कुछ ऐसे वीड्स ग्रो कर गए जो कि डाइकॉट है, तो हम इसको एज अ हर्बिसाइड्स यूज करके उन डाइकॉट्स प्लांट को किल कर सकते हैं, लेकिन मोनोकॉट पे इसका कोई असर नहीं होगा। नाउ द सीडलेस फ्रूट, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ग्रेप्स हो गया, बनाना एक्सेट्रा, आर प्रोड्यूस, मतलब विदाउट सीड्स के हम प्रोड्यूस करेंगे, और जहां पर सीड नहीं होते वो पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप हुए होते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन, जो कि पार्थेनोकार्पी शो करता है। ऑक्सिन प्रमोट द सेल डिवीजन इन कैम्बियम, जो कैम्बियम की बात की थी वहां पर सेल डिवीजन शो करता है। एंड ऑल्सो कॉज अर्ली डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, बहुत जल्दी डिफरेंशिएट कर देता है जाइलम और फ्लोएम को, जो कि प्रमोट रूट इलोंगेशन इन लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर ऑक्सिन कम क्वांटिटी में रहा तो रूट का इलोंगेशन होगा, अगर ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहा तो शूट का इलोंगेशन होगा। हेस्टन यानी कि बहुत जल्दी, अर्ली रूटिंग, प्रोपगेशन ऑफ कटिंग, क्लियर है, इनके कटिंग से बहुत जल्दी रूटिंग आ जाती है। देन फॉलियर स्प्रे ऑफ NAA and 2,4-D इंड्यूस फ्लावरिंग इन लीची एंड पाइनएप्पल, ये सब आर्टिफिशियली ऑक्सिन्स है जो बनाए गए हैं, जिससे क्या कर सकते हैं अपन, बहुत जल्दी फ्लावरिंग ला सकते हैं लीची और पाइनएप्पल प्लांट में। लाइकवाइज इट प्रिवेंट प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप एप्पल, जो समय से पहले ही ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जो प्लांट से गिर जाते हैं, उससे ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। सो प्रिवेंट प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप इन एप्पल, पियर एंड ऑरेंजेस, एंड ऑल्सो प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एब्सेशन को भी क्या करता है
ये प्रिवेंट करता है। एब्सेशन मतलब वही एक लेयर फॉर्म होती है जिसके वजह से ये क्या होता है, फ्रूट जो गिर जाता है आपका, ठीक है, डिटैचमेंट हो जाता है। ऑक्सिन प्ले अ रोल इन एलोंगेशन ऑफ सेल, इलोंगेशन में काम है, और इट इज नोन एज इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और ऑक्सिन ब्रेक डॉर्मेंसी इन सीड एंड प्रमोट्स क्विक जर्मिनेशन। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि क्या नहीं होते, जर्मिनेट नहीं होते हैं, उन प्लांट उस सीड्स को अपन डॉर्मेंट कहते हैं या डॉर्मिनेंसी कहते हैं, तो उसको ये ब्रेक कर देता है और जिससे वो क्या होने लगते हैं, जर्मिनेट होने लगते हैं। नाउ सेकंड है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन सिंपल है, पता है जिब्रेलिन क्या है, ये एक हार्मोन है। ये सबसे पहले कहां देखा गया, जापान में। वो जब राइस की खेती कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट छोटे हैं लेकिन कुछ राइस का प्लांट ऐसे बड़ा है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जिन राइस के प्लांट में ऐसी हाइट ज्यादा है उनको तो फंगस लगा हुआ है, उनको क्या लगा हुआ है, फंगस लगा हुआ है। मतलब ये फंगस में कुछ ऐसा केमिकल है, कुछ ऐसी चीज है जिसके वजह से ये प्लांट में काफी अच्छे से ग्रोथ शो कर रहा है। जब उसमें से वो निकाल कर लाया गया तो उसे जिब्रेलिन नाम दिया गया। देखो सिंपल बताता है, ये क्या है, ग्रोथ प्रमोटिंग ऑर्गन है जो कि रूट के टिप्स में डेवलप होता है। एंड शो नॉन पोलर, नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट मतलब कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन हमको दिखाई देता है। सो जिब्रेलिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द फंगस। कहां से, फंगस का नाम आपको पता होना चाहिए, जिब्रेला फुजिकुरोई, जो कि जापानीज है। जापान से जापानीज साइंटिस्ट कुरोसावा ने बताया हमको, उन्होंने ऑब्जर्व किया राइस के प्लांट में कि जो इस इन्फेक्टेड है फंगस से जिब्रेनेला फुजिकुरोई, इट शोज एक्सटेंसिव स्टेम इलोंगेशन। वो स्टेम का कुछ ज्यादा ही इलोंगेशन क्या कर रहा था, शो कर रहा था। उस डिजीज को उन्होंने नाम दिया बकाने डिजीज। क्या, बकाने डिजीज। नाउ वो क्रिस्टलाइन फॉर्म उसमें से उन्होंने आइसोलेट करके निकाला। जिब्रेलिन वर आइसोलेटेड बाय याबुता एंड सुमिकी। किसने आइसोलेट किया भैया, याबुता एंड सुमिकी ने, फ्रॉम फंगस कल्चर। दे नेम्ड इट जिब्रेलिन, तब उन्होंने उसका नाम क्या दिया, जिब्रेलिन दिया। कहां सिंथेसाइज्ड होता है ये, यंग लीव्स में, सीड्स में, रूट्स में और स्टेम के टिप में। दिस आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मेवालोनिक एसिड। कहां से बनता है भैया, ये मेवालोनिक एसिड में भी प्रिकर्सर है इसका। मोर देन 150 केमिकल टाइप्स आर नोन सो फार। GA3 जिब्रेलिक एसिड इज मोस्ट कॉमन एंड बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म। तो यहां पर जिब्रेलिन के बारे में बताया गया है हमको, इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी देख लेते हैं और एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो क्या बताया है कि ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, सबसे पहले डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। इट कैन प्रमोट सीड जर्मिनेट इन सीरियल्स जैसे कि बार्ले और व्हीट हो गया, सिंथेसाइजिंग हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम अमाइलेज टू प्रोड्यूस शुगर। द मोस्ट स्ट्राइकिंग इफेक्ट ऑफ इट इज द इलोंगेशन ऑफ स्टेम वेयर इंटरनोड इंक्रीज इन लेंथ। क्या बोल रहा है कि ये सबसे अच्छा इफेक्ट कहां शो करता है कि इट इज इलोंगेशन ऑफ स्टेम वेयर इंटरनोड इंक्रीज इन लेंथ। जहां पर नोड, दो नोड के बीच में जो जगह होती है उसको अपन इंटरनोड कहते हैं, वहां पर काफी अच्छे से ये ग्रोथ शो करता है। और कन्वर्टिंग जीनोटिपिक ड्वार्फ टू फिनोटिपिक टॉल। जो प्लांट जीनोटिपिकली भी ड्वार्फ है, मतलब जो छोटा ही रहता है, वो भी फिनोटिपिकली हमको कैसा दिखाई देता है, हाइटेड दिखाई देता है, यानी कि टॉल दिखाई देता है। इट ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग, बोल्टिंग को प्रमोट करता है, जैसे कि इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन प्लांट those with rosten habit, example beet और cabbage. It cause parthenocarpy in tomato में parthenocarpy, एप्पल में, पियर में, और फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, और लॉन्ग डे प्लांट पे भी फ्लावरिंग लेकर के आता है। और इट इज यूज टू इंक्रीज द फ्रूट साइज, फ्रूट के साइज को इंक्रीज करता है। बंच ऑफ लेंथ ऑफ द ग्रेप्स, जो ग्रेप्स के लेंथ को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। When जिब्रेलिन को जब अपन अप्लाई करते हैं जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट में, जैसे कि मेज हो गया, स्टेम रैपिडली इलोंगेट, तो उसकी स्टेम कैसी होगी, बहुत जल्दी रैपिडली इलोंगेट होगी और एक्वायर्ड द हाइट ऑफ नॉर्मल टॉल वेराइटी ऑफ मेज। जो नॉर्मल वेराइटी की मेज है उसके हिसाब, उसके बराबर की उसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन ओवरकम द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्नलाइजेशन। जब हम जिब्रेलिन का अप्लाई करते हैं तो जिसके वजह से वर्नलाइजेशन का क्या हो जाता है भैया, रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। वर्नलाइजेशन क्या है कि किसी प्लांट को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम देके, मतलब चिलिंग ट्रीटमेंट देके, यानी कि 1 से लेके 6 डिग्री सेल्सियस का उसको ट्रीटमेंट दे करके हम उसे क्या कर सकते हैं, उसके बहुत जल्दी फ्लावरिंग ला सकते हैं। लेकिन अगर हम जिब्रेलिन का यूज कर रहे हैं तो हमको क्या वर्नलाइजेशन करने की उतनी जरूरत नहीं है। Then usually it inhibit growth of root, delay senescence and prevent abscission. Obviously ये सारे वर्ड्स का मीनिंग आ गया होगा। डिले सेंसेशन यानी कि उसकी एजिंग
रोक देते हैं, प्रिवेंट एब्सेशन यानी कि समय से पहले जो डिटैचमेंट हो जाता था फ्रूट का, फ्लावर का, वो बिल्कुल नहीं होगा। इट ऑल्सो ब्रेक्स डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड हेस्टन जर्मिनेशन। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें जिब्रेलिन का, तो कॉज प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर ऑन फीमेल प्लांट। ये फीमेल प्लांट में भी मेल प्लांट को क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। क्लियर है यहां तक के? नाउ अब चलते हैं हम हमारा थर्ड हार्मोन, जो कि कौन सा है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये सेल डिवीजन करवाता है। क्या करवाता है भैया? सेल डिवीजन, ये नहीं भूलना, ठीक है। देन क्या बोलते हैं कि इट इज अनदर ग्रोथ हार्मोन दैट प्रमोट साइटोकाइनिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। लेंथम ने हमको ये टर्म बताया था। फर्स्ट साइटोकाइनिन कहां ऑब्जर्व हुआ? कुग एंड मिलर ने, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलस टिश्यू कल्चर निकोटियाना टोबैको। ये जो टोबैको का प्लांट है, टोबैको का सेल है, उसको वो कल्चर कर रहे थे। कल्चर करने के लिए अपने को न्यूट्रिएंट मीडिया लगता है, यानी कि एक पर्टिकुलर उसको ऐसा न्यूट्रिशंस जिससे वो काफी अच्छे से ग्रो करे। तो उसके न्यूट्रिशंस के बारे में ये लोग क्या कर रहे थे, खोज कर रहे थे। तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये बहुत अच्छे से प्रोलिफरेट हो रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। किस न्यूट्रिएंट मीडिया में? जब उन्होंने उसको कोकोनट मिल्क दिया और साथ ही साथ डीएनए का सैंपल दिया, डिग्रेडेड सैंपल, यानी कि जो ब्रेक डाउन फॉर्म में क्या दिया भैया, डीएनए दिया, जो कि कहां से लिया था, हेरिंग स्पर्म, जो हेरिंग फिश है उसके स्पर्म से दिया था। और दे नेम्ड इट काइनेटिन, और उसको नाम क्या दिया, काइनेटिन, जिसको क्या बोला है केमिकली, 6-फुरफुरिल अमाइनो प्यूरिन। नाउ फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनराइप मेज ग्रेन। जो अनराइप मेज ग्रेन है, वहां से सबसे पहले हमको क्या बताया गया, साइटोकाइनिन के बारे में। और जो सबसे पहले उसका जो नाम दिया गया, जिटिन। क्या बोला, जिटिन। नाउ 6-बेंजिल एडेनिन इज सिंथेटिक साइटोकाइनिन। तो सिंथेटिक साइटोकाइनिन के नाम पता होने चाहिए आपको। 6-बेंजिल एडेनिन जो कि एक सिंथेटिक साइटोकाइनिन हार्मोन है, जो कि 7 डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोकाइनिन्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द प्लांट। जैसे कि नेचुरल साइटोकाइनिन आर आल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम द प्लांट, जैसे कि बनाना फ्लावर, एप्पल, टोमेटो फ्रूट, कोकोनट मिल्क, ऐसे इनमें हमको ये सब कुछ दिखाई दिए। जब हमने इसकी बात की तो ऑब्वियसली इसके बाद हम सारी चीज की क्या देख रहे हैं, फिजियोलॉजी देख रहे हैं, यानी कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देख रहे हैं। तो क्या इसके फंक्शनल इफेक्ट और क्या इसका एप्लीकेशन है? तो बोलते कि बिसाइड सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को छोड़ करके देखे तो इट ऑल्सो प्रमोट सेल एनलार्जमेंट। ये सेल एनलार्जमेंट भी करा रहा है। हाई साइटोकाइनिन का प्रमोटर शूटिंग में, अ लो रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन इंड्यूस रूट डेवलपमेंट, बट अ हाई रेशियो कॉज बर्ड एंड शूट डेवलपमेंट। अगर ये इसका ज्यादा रेशियो में प्रेजेंट है तो बर्ड और शूट का डेवलपमेंट कराता है। साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन रेशियो एंड देयर इंटरेक्शन कंट्रोल। देखो ये जो साइटोकाइनिन है और ये जो ऑक्सिन है, इन दोनों का रेशियो आपस में कम ज्यादा होता है, जिसके वजह से ये क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजी को कंट्रोल करते हैं, डिफरेंशिएशन को। इन प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड एंड कंट्रोल अपाइकल डोमिनेंस बाय द सेल डिवीजन। सिंपल ये बोल रहा है कि ये दोनों के हार्मोन के रेशियो से, कोई कम है कोई ज्यादा है तो कुछ और में हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी, अगर दूसरा हार्मोन कम है पहला ज्यादा है तो किसी और में हमको क्या, मतलब इन दोनों के रेशियो के बेसिस पर इस प्लांट की मॉर्फोलॉजी को ये क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है। ये सेनेसेंस को डिले करता है, एजिंग एंड एब्सेशन, मतलब क्या बोल रहा है कि जल्दी एजिंग नहीं होती है, एब्सेशन ऑफ प्रोसेस, एब्सेशन प्रोसेस यानी कि जल्दी फ्लावर फ्रूट्स नहीं गिरते हैं। दिस वाज रिपोर्टेड रिचमंड एंड लैंग। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड एक्सपांशन ऑफ सेल, जो इंटरकोलर कैम्बियम है उसका फॉर्मेशन और जो सेल है उसका एक्सपांशन और अदर फंक्शंस, ये साथ ही साथ डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करता है और जर्मिनेशन को भी प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन रिवर्स अपाइकल डोमिनेंस इफेक्ट, इट इंड्यूस आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस को देता है, ये फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी करवाता है। तो ऐसे बहुत सारे इनके मिलते जुलते काम है जो वो कर रहा है, दूसरा और हार्मोन कर रहा है ना। अब आ जाते हैं अपन इथिलीन, जिसको अपन ने इनहिबिटरी हार्मोन के थ्रू पढ़ा था। इथिलीन ये क्या है, गैस हार्मोन है जो कि राइपनिंग के काम में आता है, पकाने के काम में आता है कोई भी फ्रूट्स को। सो इट इज द ओनली गैसियस ग्रोथ रेगुलेटर। ओके, देन ही रिपोर्टेड इथिलीन इज इफेक्टिव इन द फ्रूट राइपनिंग। काय के काम में आता है भैया, ये फ्रूट को पकाने के काम में। गेन ने हमको बताया एस्टैब्लिश दैट प्लांट नेचुरली सिंथेसाइज इथिलीन, प्लांट नेचुरली सिंथेसाइज करता है इथिलीन
क्रॉकर ने ये टर्म यूज किया कि भाई इथिलीन इस प्लांट हार्मोन है जो कि फ्रूट राइपनिंग के काम में आता है। मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने एक एक टर्मिनोलॉजीज बताते गए, जिसको जो मिला वो बताते गए, क्योंकि ये सारे लोग एक ही चीज पे वर्क कर रहे थे। इन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें ऑब्जर्व की, उस बेसिस पर ये लोग हमें बताते हैं और उसको समअप करके समरी बना करके हमको पढ़ाया जाता है कि हाँ इस तरीके से ये सब कुछ हुआ है। नाउ इट इज अ सिंपल गैसियस हाइड्रोकार्बन विथ इसेंशियल रोल इन द फ्रूट राइपनिंग। ऑब्वियसली हम जो बात कर रहे हैं ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है, फ्रूट राइपनिंग के काम में आता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथिलीन इज इथेफ्रॉन। कौन सा? इथेफ्रॉन। नाउ इट इज सिंथेसाइज्ड इन रूट। कहां कहां सिंथेसाइज्ड होता है? रूट्स में, शूट्स, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक एंड राइपनिंग फ्रूट एक्सेट्रा। फिर इथिलीन की अपन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस देख रहा था, इफेक्ट देख रहा था। हाँ, इट प्रमोट्स राइपनिंग। सिंपल सी बात है, फ्रूट लाइक बनाना में ये हमको क्या शो करेगा कि भाई हाँ ये पक चुका है, लाइक इस तरीके से। एप्पल्स, मैंगोज। स्टिमुलेट इनिशिएशन लेटरल रूट इन प्लांट एंड ब्रेक्स द डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड एंड सीड। ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड। लगभग हमने अभी तक के सभी के बारे में यही देखा कि ये डॉर्मेंसी को क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। इट एक्सेलरेट द एब्सेशन। देखो यहां पर एब्सेशन इंक्रीज हो जाता है। देखो ये एक सिंपल, ये हमको क्या बोल रहा है कि ये पकाने का काम करता है। क्या काम करता है भैया? ये पकाने का काम करता है, यानी कि राइपनिंग का काम करता है। वेट, जस्ट 2 मिनट। ओके, तो क्या बात किया हमने कि भैया एक्सेलरेट द एब्सेशन। हमने बोला कि इसका काम राइपनिंग का है। अगर कोई चीज पक गई है तो वो ऑटोमेटिकली गिर जाती है। तो एब्सेशन मतलब ये क्या हो जाता है, वहां से डिटैचमेंट हो जाता है लीव्स का, फ्लावर का और फ्रूट का, बाय फॉर्मिंग ऑफ एब्सेशन लेयर। एक पूरी लेयर फॉर्म हो जाती है। इथिलीन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। ये लेटरल बर्ड की ग्रोथ को रोक देता है एंड कॉज अपाइकल डोमिनेंस एंड रिटार्ड flowering. It is associated with the enhancement of process of senescence of plant organ. It inhibits flowering in most of the plant except pineapple. ये सभी में क्या करता है? फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है। सिर्फ एक ही में एक्सेप्शनल हमेशा आता है भैया, पाइनएप्पल। नाउ इट कॉजेस एपिनास्टी। एपिनास्टी बोले तो ड्रूपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, मतलब ये नीचे की तरफ उनका थोड़ा सा झुकाव हो जाता है। इट इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ क्लोरोफाइलेज एंजाइम कॉजिंग डी ग्रीनिंग इफेक्ट। ये क्लोरोफाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से डी ग्रीनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। डी ग्रीनिंग इफेक्ट मतलब जो भी ग्रीननेस, यानी कि जो जहां जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट है, धीरे 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 क्या हो जाता है, वहां से डिग्रेड हो जाता है। जैसे कि बनाना, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बनाना है स्टार्टिंग में काफी उसमें क्या हमको ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है, लेकिन वो बाद में येलो हो जाता है, तो उसका डी ग्रीनिंग इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। एंड सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट यानी कि जिसमें भी सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। नाउ फिर आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट एसिड, नेक्स्ट हार्मोन की तरफ, जो कि कौन सा है भैया? एब्सिसिक एसिड। कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड लास्ट हार्मोन है। ये ही एकमात्र हम देखेंगे कि जो डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। अभी तक के सब ब्रेक कर रहे थे। नाउ इट इज द नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। कांस एंड एडिकॉट ने बताया हमको, ऑब्जर्व दैट द शेडिंग ऑफ कॉटन बॉल was due to chemical substance। ये जो कॉटन बॉल है उसकी शेडिंग किस वजह से हो रही है? कोई केमिकल सब्सटेंस है जिसको नाम दिया एब्सिसिन 1 एंड 2। एब्सिसिन 1 एंड एब्सिसिन 2 wherein isolate a substance from bird of Acer। bird of Acer, ये जो Acer का बर्ड है ना, यहां से उन्होंने ऑब्टेन किया इंड्यूस बर्ड डॉर्मेंसी, जो कि बर्ड डॉर्मेंसी को क्रिएट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, जिसको नाम दे दिया उन्होंने डॉर्मिन। दिस टू आइडेंटिकल केमिकल सब्सटेंस वेयर गिवन द कॉमन नेम एब्सिसिक एसिड। और ये दोनों को इन्होंने कॉमन नाम क्या दे दिया? एब्सिसिक एसिड। इज सिंथेसाइज्ड इन लीव्स। कहां कहां सिंथेसाइज होता है भैया? लीव्स में, फ्रूट्स में, रूट्स में, सीड्स में एक्सेट्रा। केमिकली इट इज 15 कार्बन सस्क्वेंटोपेंटेनॉइड एंड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मेवालोनिक एसिड। ये मेवालोनिक एसिड और एक और हमने देखा था जो कि सेकंड वाला था हमारा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन और हमारा कौन सा एब्सिसिक एसिड कहां से सिंथेसाइज होता है भैया? मेवालोनिक एसिड से। क्लियर है यहां तक के? सो अब इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देख लेते हैं भैया, बहुत सिंपल है। इट प्रमोट्स एब्सेशन ऑफ लीव्स एंड इंड्यूस डॉर्मेंसी। ऑब्वियसली जो अभी बात करके आए हैं बहुत सारे प्लांट में। इट कंट्रोल डॉर्मेंसी इन बर्ड एंड सीड बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ प्रोसेस। ग्रोथ प्रोसेस को रोक देता है और डॉर्मेंसी को क्रिएट करता है, इंड्यूस करता है। एसिलरेट द सीनेसेंस ऑफ लीव्स। लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स की सीनेसेंस को क्या करता है? एसिलरेट करता है। और इनहिबिट द सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है, सेल इलोंगेशन को इनहिबिट करता है, सप्रेस कैम्बियम एक्टिविटी को सप्रेस करता है। माइटोसिस और वास्कुलर कैम्बियम में माइटोसिस को भी ये क्या करता है?
सप्रेस करता है। ABA एब्सिसिक एसिड कुड कॉज इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। यस, जब हमने पिछले चैप्टर में क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ा तो वहां पर हमने देखा कि जो गार्ड सेल है उसके अंदर पोटेशियम आ जाता है, जिसके वजह से टर्जिडिटी क्रिएट हो जाती है। ओके, तो ओपनिंग हो जाता है। तो क्या बोला, अगर ई फ्लक्स यानी कि जो पोटेशियम आयन है बाहर निकल गया तो गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे, जिसके वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सो नोन एज द एंटी ट्रांसपेरेंट, इसको अपन एंटी ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं। इट एक्ट एज स्ट्रेस हार्मोन, ये एक स्ट्रेस हार्मोन की तरह काम करता है। स्ट्रेस हार्मोन की तरह क्यों बोलते हैं अपन, ये स्ट्रेस हार्मोन इसलिए बोलते हैं ताकि अलग अलग सिचुएशन में ये क्या करता है, प्लांट को एक एडवर्स कंडीशन से, डिफरेंट कंडीशन से बचाता है। जैसे कि इस तरीके की, मतलब डॉर्मेंट वाली कंडीशन लाके ये डिवीजन नहीं कर रहा है, ये डिवीजन नहीं कर रहा है, तो उसने सारी चीजों को, ग्रोथ को, सबको स्टॉप करके जो है प्लांट की एक्टिविटी को रोक दिया, ताकि जो कंडीशन है वो उस काबिल नहीं है कि वो वहां पर अच्छे से क्या कर पाए, ग्रो कर पाए, जिसके वजह से ये क्या कर रहा है भैया, डिवीजन शो नहीं करता है। तो ये वो बाहर की जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है उससे अपने आप को क्या कर रहा है, बचा रहा है। सो एंटी ट्रांसपेरेंट तो बोला ही है, इसलिए अपन इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। बाय इंड्यूसिंग द प्लांट टू बियर द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। ओके, यही एनवायरमेंटल कंडीशन से क्या करते हैं भैया, इसको ये सफर करवाते हैं, मतलब बचाने में हेल्प कराते हैं। इट इनहिबिट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट में ये क्या करता है, फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है, बट स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, और जो शॉर्ट डे प्लांट है उसमें क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। क्लियर है यहां तक के? देन अब आ जाते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया, नाम से क्या समझ में आता है हमको, फोटो, फोटो बोले तो लाइट, फोटो बोले तो लाइट, पीरियोडिज्म, पीरियड अगर बोले तो हम इसको ड्यूरेशन लिख सकते हैं, ड्यूरेशन। तो ये जो लाइट का क्या असर पड़ता है प्लांट में और उसके फ्लावरिंग में, इसको अपन कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। बिकॉज लाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसके, प्लांट के ग्रोथ में, उसके फ्लावरिंग में। वही देखेंगे अपन फोटोपीरियोडिज्म के थ्रू। तो क्या बताता है हमें कि भैया हायर प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय प्रोड्यूसिंग स्पेशल स्ट्रक्चर। जो बड़े बड़े हायर प्लांट्स होते हैं ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर को फॉर्म करके, जैसे कि फ्लावर। फ्लावर क्या है भैया, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलो या स्ट्रक्चर है। प्लांट एग्जिबिट ट्रांजिशन फ्रॉम वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ से लेकर रिप्रोडक्टिव जो ग्रोथ हो रही है उसके बेस पर हमको बताया है कि भाई पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होता था लोअर प्लांट्स में, अभी क्या हो रहा है, हायर प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर के थ्रू। लाइक वेजिटेटिव ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ग्रोथ इज ऑल्सो इंड्यूस्ड बाय सेवरल एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर। मुझे बताओ, ये जो प्लांट है, प्लांट की ग्रोथ है, इसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। मतलब सनलाइट कम हुई तो क्या होगा, सनलाइट ज्यादा हुई तो क्या होगा, टेम्परेचर कम, टेम्परेचर ज्यादा, ये डिफरेंट अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स है ना, उसका क्या असर पड़ता है प्लांट में, वो हमको देखना है। अमॉन्ग द एनवायरमेंटल फैक्टर लाइट एंड टेम्परेचर। जब हम एनवायरमेंटल फैक्टर की बात कर रहे हैं तो दो चीजें हमको इसमें देखनी है, एक लाइट और दूसरा है टेम्परेचर। एक्सर्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन फ्लावरिंग, बहुत ज्यादा डीप असर देखने को मिलता है हमको टेम्परेचर का और लाइट का। So the influence of duration of light is known as photoperiodism and that temperature is vernalization. अगर हम यही लाइट से बात करें तो लाइट का क्या असर होता है प्लांट में, ये अपन पढ़ते हैं फोटोपीरियोडिज्म के अंदर, और टेम्परेचर से किस तरीके से उसके प्लांट के ग्रोथ में, अर्ली फ्लावरिंग में फर्क पड़ता है, उसको कहते हैं वर्नलाइजेशन। तो पूरा अपने को फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन के बारे में देखना है। तो वन बाय वन अपन क्यों ना इसको स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल हमको क्या बताया गया है कि अगर हम लाइट की बात करें, लाइट को एज अ फैक्टर ले हम, तो देखो उसमें सिंपल है कि किस क्वालिटी की लाइट है वो, क्वालिटी के बाद कितने इंटेंसिटी से पड़ रही है वो लाइट, और कितने समय तक पड़ रही है। तो तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी, इंटेंसिटी और द ड्यूरेशन। किस क्वालिटी की लाइट कितने इंटेंशन से कितने समय तक उस प्लांट को दी जा रही है ताकि वो अच्छे से ग्रोथ शो कर सके। तो बताया गया है कि भैया जो साइंटिस्ट है गार्नर और अलार्ड क्या कर रहे थे, इन्होंने देखा कि जो सोयाबीन है और टोबैको, सोयाबीन और जो टोबैको प्लांट है, इनकी फ्लावरिंग अलग अलग टाइम पे आ रही है। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनको कब जर्मिनेट किया गया या कब जमीन में डाला गया, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनकी जो फ्लावरिंग है अलग अलग टाइम पे आई। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, अलग अलग टाइम पे क्यों आ रही है इनकी फ्लावरिंग।
तो उन्होंने अलग अलग न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की स्टडी की। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि टेम्परेचर की वजह से हो, जिसके वजह से इनमें अलग अलग टाइम पे फ्लावरिंग आ रही है। उन्होंने सोचा न्यूट्रिशन की वजह से या सॉइल के मॉइस्चर की वजह से। तो उन्होंने ये सारे अलग अलग इन चीजों की क्या कर ली, इफेक्ट की स्टडी कर ली। लेकिन उन्होंने क्या पाया कि भाई नहीं, ये तो रेगुलेट कर ही नहीं रहे हैं। नन ऑफ दिस वर फाउंड टू रेगुलेट फ्लावरिंग। इनमें से कोई भी फ्लावरिंग को रेगुलेट नहीं कर रहा है। फिर बाद में उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया या देखा कि एक्सपोजर ऑफ टू स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ लाइट, एक पर्टिकुलर समय तक लाइट देने से ही किसी प्लांट को फ्लावरिंग आ रही है। तो वही बोला एक्सपोजर टू स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ लाइट, जिसको फोटोपीरियोडिज्म कहा, had profound influence on the flowering। मतलब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि बाकी चीजों का फ्लावरिंग पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसका पड़ रहा है, लाइट का। कि लाइट का असर कितना हमको देखने को मिल रहा है, तब जाके फ्लावरिंग आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, एग्जामिन किया, इफेक्ट देखा कि भाई फ्लावरिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन, मतलब आर्टिफिशियली लाइट देकर के उन्होंने देखा। तो उसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया, सिंपल उन्होंने क्या किया भैया, फोटोपीरियोडिज्म नाम दिया। और इसी लाइट के बेसिस पर उन्होंने तीन क्या बताए, कैटेगरीज बताए, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक प्लांट जो कि है शॉर्ट डे प्लांट, मतलब जिसको लाइट कम लगता है। शॉर्ट डे प्लांट यानी कि क्या लगता है, लाइट कम लगता है, मतलब उसको डार्कनेस ज्यादा लगता है कि नहीं। ये इनडायरेक्टली चीज है। अगर मैं बोल रहा हूं कि लाइट कम लगता है मतलब डार्कनेस ज्यादा लगता है, अगर मैं बोल रहा हूं लाइट ज्यादा लगता है मतलब डार्कनेस कम लगता है। तो वही बताया, शॉर्ट डे प्लांट में लाइट कम चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट में लाइट ज्यादा चाहिए, और न्यूट्रल डे प्लांट में कोई लेना देना नहीं है। प्लांट लाइट कम पड़े या ज्यादा पड़े, जो लाइट आनी है मतलब जो फ्लावर आना है वो आएगा। नाउ शॉर्ट डे प्लांट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो शॉर्ट डे प्लांट में देखो हमको क्या बताया है कि ये प्लांट कब आते हैं भैया, इसमें फ्लावरिंग कब आती है, विंटर में आएगी और समर में आएगी। शॉर्ट डे प्लांट यानी कि दिन कम हो जाना चाहिए, एकदम जो लास्ट समर के एकदम एंडिंग में क्या हो जाता है, वैसे ही दिन कम छोटे हो जाते हैं, या फिर समर में ओके सॉरी या विंटर में व्हेन डे लेंथ इज शॉर्ट, जब दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसी को साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं क्रिटिकल फोटोपीरियोडिज्म। क्रिटिकल फोटोपीरियड एक पॉइंट है, यानी कि वो पर्टिकुलर पॉइंट जिसके अबव क्या होना चाहिए भैया, फ्लावरिंग आएगी। ठीक है, क्रिटिकल फोटोपीरियड इज द लेंथ ऑफ फोटोपीरियड अबव और बिलो विच फ्लावरिंग ऑकर, जिसके अबव और बिलो फ्लावरिंग होती है। दिस आर कॉल्ड लॉन्ग नाइट प्लांट। इसी को हम लॉन्ग नाइट प्लांट भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको अनइंटरप्टेड लाइट चाहिए। देखो मैंने क्या बोला, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई ये शॉर्ट डे प्लांट है, क्या है, शॉर्ट डे प्लांट, यानी कि दिन में लाइट क्या चाहिए, कम चाहिए। अब रात भर और जो इसको डार्कनेस है वो क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर इसको दिन में लाइट कम चाहिए, यानी कि छोटा दिन हो गया और रात लंबी हो गई, लेकिन अगर ये जो रात का समय इसमें हमने थोड़ा सा लाइट हमने इसको दे दिया तो फ्लावरिंग नहीं आती है। तो वही बताया कि इफ द डार्क पीरियड इज इंटरप्टेड, मतलब डार्क पीरियड क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट, तो जो शॉर्ट डे प्लांट है उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी। सम ऑफ द शॉर्ट डे प्लांट आर डालिया, एस्टर, टोबैको, क्रेस्टोमाइसमस, सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, कॉकरबग, ज़ैंथम एक्सेट्रा। जैसे कि मैं बताऊं, यहां पर हम इसके इमेज से समझने की कोशिश करते हैं कि मैं बोल रहा हूं कि ये शॉर्ट डे प्लांट है, ये शॉर्ट डे प्लांट है। अगर शॉर्ट डे प्लांट है तो उसमें लाइट क्या चाहिए, कम चाहिए। देखो लाइट कम है, लाइट कैसी है भैया, कम है, और डार्कनेस कैसी है, ज्यादा है, तभी फ्लावरिंग आएगी। अगर लाइट ज्यादा है तो फ्लावरिंग आएगी क्या, नहीं, कोई फ्लावर नहीं आया। अगर शॉर्ट डे प्लांट ही है, लाइट भी थोड़ी सी ही दी हमने, लेकिन जो पूरा लॉन्ग नाइट था, जो लॉन्ग नाइट था, अगर उसमें बीच में हमने लाइट दे दिया तो भी कोई फ्लावर नहीं आएगा। इसका अपोजिट अगर हम देखते हैं लॉन्ग डे प्लांट के बारे में, तो लॉन्ग डे प्लांट में हमको क्या दिखाई देता है भैया, ये लॉन्ग डे प्लांट है। देखो ऑब्वियसली ज्यादा लाइट मिला तो फ्लावर आएगा, लेकिन इसको कम लाइट मिला तो फ्लावर नहीं आएगा, कोई फ्लावर नहीं आएगा। अगर यही इसको क्या दिया गया लॉन्ग डे प्लांट को, थोड़ा सा ही लाइट मिला दिन में और रात में भी अपन ने इसको थोड़ा सा फ्लैश मार दिया तो प्लांट आ जाएगा। इसके अपोजिट कंडीशन यही शॉर्ट डे प्लांट में कोई फ्लावर नहीं आता है, मतलब पूरा एग्जैक्ट अपोजिट है इसके अगेंस्ट। ओके, तो शॉर्ट डे प्लांट देखा, लॉन्ग डे प्लांट में भी अभी समझ में आ गया ये कब आएगा, ऑब्वियसली सिर्फ समर के टाइम पे आएगा, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा लाइट रहता है, दिन भर दिन बड़े हो जाते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब इसको क्या लग रहा है भैया, शॉर्ट नाइट लग रहा है। ऑब्वियसली व्हेन लॉन्ग डार्क पीरियड इज इंटरप्टेड, जो लॉन्ग
डार्क पीरियड है वो इंटरप्ट हो गया, जिसके वजह से लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावर आता है, जैसे कि पी, रेडिश, शुगर बीट, कैबेज, स्पिनच, व्हीट, पोपी एक्सेट्रा। क्लियर है यहां तक के? तो लॉन्ग डे प्लांट देखा, शॉर्ट डे प्लांट देखा, न्यूट्रल डे प्लांट कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट कम हो, लाइट ज्यादा हो, नाइट कम हो, नाइट ज्यादा हो। सो दिस प्लांट्स फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल भर आते रहते हैं। इसको कोई स्पेसिफिक फोटो पीरियोडिज्म की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको न्यूट्रल डे प्लांट कहते हैं, जैसे कि कुकुम्बर, टोमेटो, कॉटन, सनफ्लावर, मेज और बालसम, जैसे हमको यहां पर बताया गया। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पर्टिकुलर ही अगर जो शॉर्ट डे प्लांट है उसको लाइट कम ही चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट को ज्यादा समय तक लाइट चाहिए, ऐसा क्या हो रहा है कि इनमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है? तो देखा गया कि इनमें एक फाइटोक्रोम नामक पिगमेंट प्रेजेंट है। देखो क्या बोलता है कि हेनरिक एंड बॉटविच ने बताया दैट फ्लावरिंग जो शॉर्ट डे प्लांट है वो इनहिबिट हो जाते हैं अगर उस पे इंटरप्टेड लाइट पड़ जाती है फ्लैश लाइट पे। तो उस टाइम क्या होता है, जो 660 नैनोमीटर का अगर लाइट दे दिया हमने तो उस पे फ्लावरिंग नहीं आएगी। अगर हम तुरंत 660 नैनोमीटर, देखो क्या बोल रहा है, जो शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है मतलब उस पे लाइट, ये देखो ये लाइट कम है और ये डार्कनेस ज्यादा है, लेकिन इस डार्कनेस में भी हमने क्या दे दिया, उस पे लाइट दे दिया, तो उस पे फ्लावर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये बोलता है कि इसी शॉर्ट डे प्लांट पे हमने ये 660 नैनोमीटर का लाइट दिया, जिसके वजह से फ्लावरिंग नहीं आएगी। लेकिन अभी इसी 660 नैनोमीटर का लाइट देने के बाद तुरंत हमने 730 नैनोमीटर का लाइट दे दिया, तो उस पे क्या आएगा भैया? फ्लावर आएगा। तो वही बोलता है कि 660 नैनोमीटर का लाइट देने के तुरंत बाद हम उस पे अगर फार रेड लाइट बोले तो 730 नैनोमीटर दिया तो शॉर्ट डे प्लांट विल फ्लावर। This observation led them to conclude that some pigment system in plant receive the photoperiodic stimulus। इसका मतलब उन्होंने बताया कि इस फ्लावरिंग प्लांट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि इस लाइट के स्टिमुलस को या लाइट को क्या कर रहे हैं भैया? सेंस कर रहे हैं और उस बेसिस पर क्या कर रहे हैं? अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इस लाइट को रिसीव कर रहे हैं। और इस पिगमेंट को प्रोटीन, जो कि प्रोटीन है इसलिए इसको प्रोटीनिशियस पिगमेंट यानी कि क्या कहा? फाइटोक्रोम। क्या कहा भैया? फाइटोक्रोम। तो सिंपल यहां पर हमको बताया गया है कि देखो ये पीआर है, जिसको अपन ने क्या बोला भैया? रेड, जो कि 660 नैनोमीटर, फार रेड यानी कि 730 नैनोमीटर। ये इंटर कन्वर्टिबल है, दोनों में एक दूसरे में क्या है? इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म है। तो वही बताता है कि ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म है, जिसके वजह से ये हमने हुआ। मतलब वही अगर लॉन्ग डे प्लांट है और दिन समय उसको कम दिया गया, दिन में लाइट कम दिया गया, और रात में अगर अपन उसको लाइट देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जिसके वजह से लॉन्ग डे प्लांट पे तो क्या आ जाता है? फ्लावर आ जाता है। और इसका अपोजिट इफेक्ट हमको इसका किसमें? शॉर्ट डे प्लांट में देखने को मिलता है। वही एक दूसरे में ये आपस में पीआर और पीएफआर एक दूसरे में, रेड और फार रेड आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होकर के इस प्लांट के फ्लावरिंग को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। नाउ वर्नलाइजेशन। अब आ जाते हैं हम नया टॉपिक वर्नलाइजेशन, जहां पर इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। कौन इंपॉर्टेंट है भैया? टेम्परेचर यहां पर बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके बेसिस पर मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम कम, ऑप्टिमम यानी कि थोड़ा सा बेसिक यानी कि जो बीच वाली कंडीशन है, इंटरमीडिएट, एंड द थर्ड इज मैक्सिमम टेम्परेचर की बात की है। अगर हम किसी प्लांट को लो टेम्परेचर देते हैं यानी कि चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं, कब तक के उसको क्या आ जाता है भैया? अर्ली फ्लावरिंग। मतलब मैंने किसी प्लांट को बहुत ठंडे टेम्परेचर में रखा, कितना टेम्परेचर? 1 से लेके 6 डिग्री सेल्सियस तक के, 1 से 1.5 महीने तक के रखा मैंने उसको, तो क्या होगा भैया? उस पे बहुत जल्दी फ्लावरिंग आ जाएगी एज कंपेयर टू अदर उसी के स्पीसीज का प्लांट। अगर मैंने उसको क्या किया भैया? अच्छा ट्रीटमेंट दिया और दूसरे को नहीं दिया, जिसको कम ट्रीटमेंट में दिया, कम टेम्परेचर में मैंने रखा, तो उसमें जल्दी फ्लावर आ जाएगा एज कंपेयर टू अदर। ओके, सो कॉल्ड डिफाइन वर्नलाइजेशन एज एक्सेलरेशन ऑफ एबिलिटी। ये क्या कर देता है? एक्सेलरेट कर देता है एकदम से, जिसके वजह से फ्लावर जल्दी आ जाते हैं। किसके थ्रू? चिलिंग ट्रीटमेंट के थ्रू। और टर्म वर्नलाइजेशन वाज कॉइन्ड बाय टी.डी. लाइसेनको। द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग प्लांट, it is an influence of temperature on development and flowering। obviously flowering पे इसका असर पड़ता
है। बहुत सारे प्लांट है जैसे कि सीरियल्स, क्रूसिफर्स, रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ कोल्ड टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग, उनको कम से कम टेम्परेचर लगता है फ्लावरिंग के लिए। ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अर्ली फ्लावरिंग ला सकते हैं। प्री ट्रीटमेंट टू देयर सीडलिंग्स एट लो टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर जो कि कितना होना चाहिए, 1 से लेके 6 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to 1.5 month duration. This site of vernalizations is believed that to be shoot apical meristem. Generally vernalization is effective at the seed stage in annual plant. जो annual plant होते हैं उसमें भी seed stage में भी काफी असर देखने को मिलता है। अगर हमने seed को ही chilling treatment दे दिया और उसके बाद हमने जब उसको germinate करवाया, cultivate करवा के, उसमें देखने को यह मिलता है कि बहुत जल्दी उसमें क्या आ जाती है, फ्लावरिंग आ जाती है। तो vernalization stimulus also chemical stimulus, वो उसके जो सीड्स के अंदर, उस प्लांट के अंदर एक केमिकल स्टिमुलस तैयार करवाता है जिसको नाम बोला वर्नलिन, जिसके वजह से उसमें जल्दी क्या आ जाती है, फ्लावरिंग आती है। और ये अपन ट्रांसफर कर सकते हैं ग्राफ्टिंग के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। तो द रिवर्जन ऑफ वर्नलाइजेशन, यानी कि रिवर्जन ऑफ वर्नलाइजेशन यानी कि कम टेम्परेचर पे जिसको रखा था, इसी को हम ज्यादा टेम्परेचर पे रख देते हैं बाय हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीवर्नलाइजेशन। क्या कहते हैं भैया, डीवर्नलाइजेशन। क्लियर है यहां तक के? यस, चलो मूव करते। आज अपना एक ही मकसद है, पूरे चैप्टर को खत्म करना है एक ही क्लास में, है क्या नहीं? तो बने तो आपको भी रहना पड़ेगा, जैसे मैं बना हूं यहां पर कंटिन्यूअसली, पता नहीं पिछले कितने देर से। यस, 1 hour and 40 minutes. So now advantages of vernalization. Advantages of vernalization. इस vernalization का क्या एडवांटेज है? सिंपल सी बात है, वर्नलाइजेशन देखा तो उसका एडवांटेज क्या है कि जो क्रॉप प्लांट बाय शॉर्टनिंग जुवेनाइल फेज अटेन अर्ली फ्लावरिंग, तो जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इन प्लांट में बहुत जल्दी अर्ली फ्लावरिंग, बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, फ्लावरिंग ला सकते हैं ये ट्रीटमेंट देकर के। जितने जल्दी फ्लावरिंग आएगी उतने जल्दी फ्रूट सीड आएगा। क्रॉप कैन बी कल्टिवेटेड इन रीजन वेयर दे डू नॉट ग्रो नेचुरली, हम ऐसी जगह पर भी इन प्लांट को कल्टीवेट कर सकते हैं जहां पर ये नेचुरली ग्रो नहीं होते हैं। क्लियर है यहां तक के? देन अब चलते हैं हम हमारा भैया नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, मिनरल न्यूट्रिशंस। क्या होते हैं मिनरल न्यूट्रिशंस? मिनरल न्यूट्रिशंस के थोड़ा बहुत बारे में आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसी चीजें। तो इसी न्यूट्रिएंट्स को अपन क्या करेंगे भैया, क्लासिफाई करेंगे। मिनरल न्यूट्रिशंस के बारे में बात हो रही है, तो जो प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को अपने सराउंडिंग से, आजू बाजू के सराउंडिंग से। वाटर, ग्रेसेस, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सराउंडिंग। ग्रीन प्लांट फॉर सिंथेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनिक फूड नीड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो ग्रीन प्लांट है उनको अपना ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि कहां से भैया, वो सॉइल से और अपने सराउंडिंग से उसको एब्जॉर्ब करता है। मिनरल कंस्टिट्यूट मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग सॉलिड फॉर्म में होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि अर्थ के क्रस्ट में हमको मिलता है। क्लियर है यहां तक के? नाउ अब क्या बताया है कि केमिकल एनालिसिस किया गया जब प्लांट का जो ऐश है, उसकी जो राख है, उसका जब केमिकल एनालिसिस किया गया तो उसमें कुछ एलिमेंट्स देखने को मिले। वो एलिमेंट्स उसके सराउंडिंग से मिलते जुलते थे। तो ये कहा गया कि ये जो प्लांट है अपनी पूरी जिंदगी भर में अपने ही सराउंडिंग से क्या करता है, इन एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करता है, इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। हो सकता है वाटर के थ्रू, सॉइल के थ्रू, एयर के थ्रू, ऐसे कुछ कंडीशन से करता है। सो केमिकली एनालिसिस ऑफ प्लांट ऐश क्लियरली इंडिकेट दैट द प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एलिमेंट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग थ्रू सॉइल, एयर एंड वाटर। अबाउट लगभग 36 से लेके 40 ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि आप पीरियोडिक टेबल में उसको पढ़ते हैं। दिस आर एब्जॉर्ब्ड इन द, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है भैया, PO4, CO3, SO4 एक्सेट्रा, यूजुअली थ्रू रूट। किसके थ्रू? रूट के थ्रू ये क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि तुम सोर्स क्या है मिनरल का सोर्स क्या है, कहां से मिलेगा ये मिनरल भैया, तो बोलता है कि प्लांट डिराइव नेसेसरी एलिमेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कहां से डिराइव करेगा, अपने एटमॉस्फेयर से, सॉइल से, वाटर से। तो कार्बन एंटर द प्लांट एज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन कैसे जाता है प्लांट के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। कार्बन कैसे जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। हाइड्रोजन का सोर्स क्या है, वाटर है, ऑक्सीजन है, कम्स फ्रॉम एयर एंड वाटर। नाउ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये जो है ना, ये मिनरल इन ओरिजिन, सोर्स ऑफ इज नॉट मिनरल ऑफ ओरिजिन। ये एज अ डायरेक्ट मिनरल के फॉर्म में नहीं जाता, ये दूसरे के साथ कनेक्ट होकर जा रहा है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जा रहा है, वाटर के फॉर्म में जा रहा है, उसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को अलग किया जा रहा है। दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं कि नॉट मिनरल इन ओरिजिन। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज द सॉइल। ठीक है, नाइट्रोजन कहां से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा। प्लांट डिराइव्स नाइट्रोजन फ्रॉम बोथ
दोनों फॉर्म में लेता है, मिनरल के फॉर्म में भी लेता है और नॉन मिनरल के फॉर्म में भी ओरिजिन होता है। अब ये जो बात आ गई मिनरल, हम इसको थोड़ा क्लासिफाई करते हैं। मिनरल को क्या करते हैं भाई, क्लासिफाई करते हैं कि मिनरल्स को किस बेसिस पर अपन क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले कि भैया कौन से जरूरत के, कौन से नहीं जरूरत के, इसेंशियल नॉन इसेंशियल के बेसिस पर, जैसे कि आपने मैक्रो और माइक्रो पिछले क्लास में पढ़ा। ऐसे कुछ क्लासिफिकेशंस आए, किसको माना गया, कोई एक्सेप्टेबल था, कोई एक्सेप्टेबल नहीं था। तो सबसे पहले सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट के बेसिस पर मिनरल को क्लासिफाई किया गया, उनको इसेंशियल और नॉन इसेंशियल बोला। जो बहुत जरूरी है, जिसके बिना प्लांट का कुछ नहीं हो सकता, ग्रोथ नहीं हो सकती, उसको इसेंशियल बोला। यानी कि जिसकी कमी से डिफिशियंसी हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, उसको इसेंशियल बोला। और जिसका प्लांट पे कोई असर नहीं पड़ता, उसको बोला है नॉन इसेंशियल। ओके, तो क्या बोला है, इसेंशियल मिनरल आर दोज दैट आर इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं अपन, विदाउट विच आर प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, जिसके बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल ही कंप्लीट नहीं कर सकता। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एक्सेट्रा, ये एलिमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उनके स्ट्रक्चर में, फिजियोलॉजिकल रोल। देयर एब्सेंस कैन प्रोड्यूस कॉज मेजर डिफिशियंसी सिंड्रोम। इनके ना होने से बहुत खतरनाक सिंड्रोम्स, सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमको। नाउ नॉन इसेंशियल ऐसे एलिमेंट है जिसको कोई भैया हमको असर नहीं पड़ता, डू नॉट प्रोड्यूस कॉज एनी डिफिशियंसी सिम्टम्स। दिस क्लासिफिकेशन इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नाउ मतलब कि अब हम इसका यूज नहीं करते हैं, अब इस क्लासिफिकेशन का यूज हम नहीं करते हैं। तो फिर हम किसका यूज करते हैं, तो फिर नया क्लासिफिकेशन आया, किस बेसिस पर, क्वांटिटी। किसके बेसिस पर, क्वांटिटी रिक्वायरमेंट, कि आप उसको कितनी क्वांटिटी में यूज कर रहे हो। देखो यहां पर ये क्या लिखा है, माइनर और माइक्रो। माइक्रो एलिमेंट यानी कि छोटे छोटे एलिमेंट नहीं होता, जिन एलिमेंट का आप यूज बहुत कम क्वांटिटी में कर रहे हो उसे हम माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं, और जिनका यूज ज्यादा क्वांटिटी में करते हैं उसको हम मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। तो वही बताया है कि माइक्रो एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस यानी कि बहुत कम अमाउंट में, दे फंक्शनल इन कैटालिटिक रोल फंक्शन प्ले करते हैं, जैसे कि जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मोलिब्डेनम, बोरोन, मोलिब्डेनम मैंगनीज, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये सारे एज ए कोफैक्टर वर्क करते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स की बात करें तो रिक्वायरमेंट इन बहुत लार्ज क्वांटिटी में जरूरत होती है, मेनली न्यूट्रिटिव एंड स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि नॉन मिनरल मेजर एलिमेंट है। और दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट एक्सेप्टेड नाउ। आज के टाइम पे ये भी क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेड नहीं है। तो कौन सा है, नाउ अ डे मिनरल्स एंड, क्या बोल रहा है, डेज मिनरल। आज के टाइम पे मिनरल एंड मिनरल्स आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोकेमिकल फंक्शन। उनके फंक्शन के बेसिस पर हमने क्या किया, उनको क्लासिफाई किया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, सो बस इतना है, इसके बारे में ज्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है। आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसके बारे में बताया गया है कौन से मिनरल्स का क्या काम है, कहां प्रेजेंट होता है, कहां बनता है, वगैरह वगैरह सब कुछ, और उसके ना होने से क्या डिफिशियंसी होगी। तो वो पूरा टेबल आपको पढ़ना है काफी अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं भैया कि सिम्टम्स ऑफ मिनरल डिफिशियंसी इन प्लांट, क्यों ये मिनरल की डिफिशियंसी हो जाने से कौन कौन से सिम्टम्स हमको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हमको बताया गया है कि कोई एनी विजिबल डेविएशन, कोई भी जो देख सकते हैं हम डेविएशन अपने आंखों से, एक नॉर्मल कंडीशंस के अलग कोई दूसरी कंडीशन है, मतलब उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ गए जो कि हम देख सकते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, सिम्टम्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सिम्टम्स। फंक्शनल इन प्लांट उनको हम सिम्टम्स कहते हैं। और हंगर साइन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रो इज रिटार्डेड इज टर्म्ड एज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के नीचे अगर क्या हो, डिफिशियंसी क्रिएट हो जाए, उसकी ग्रोथ ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल, क्या कहते हैं, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। अगर हाँ ये कॉन्सेंट्रेशन का लेवल यहाँ पे यहाँ तक के न्यूट्रिशंस है तो भैया उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ ये क्रॉस कर पा रहे हो तो उसका ग्रोथ अच्छे से होगा। द एलिमेंट इज सेड टू बी डिफिशियंट वेयर प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्वियसली जिसमें ये क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे वो ऑब्वियसली डिफिशियंसी से गुजरेगा। सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर
इंडिकेटेड द डिफिशियंसी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं उसकी वजह से। डिफिशियंसी सिम्टम्स आल्सो डिपेंड ऑन मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट इन द प्लांट। ये जो पिछले क्लास में देखा था हमने, ये एलिमेंट है इधर से उधर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उनकी मोबिलिटी के बेसिस पर भी प्लांट में डिफिशियंसी क्रिएट होती है। जैसे कि द डिफिशियंसी सिम्टम्स अपीयर फर्स्ट इन यंग टिश्यू। सबसे पहले कोई यंग टिश्यू में हमको डिफिशियंसी देखने को मिल रही है, इसका मतलब है रिलेटिवली इमोबाइल, मतलब पुराने लीव्स से, जहां पुराना जो लीव्स है उससे क्या हुआ है कि जो न्यूट्रिएंट्स है, एलिमेंट्स है, वो नए लीव्स की तरफ नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो इमोबाइल हो गया है, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है। जैसे कि सल्फर और कैल्शियम, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैल्शियम मोबाइल नहीं है, इधर से उधर मूव नहीं करता। When the element are actively mobile, अगर क्या हो कि यही एलिमेंट बहुत जल्दी से मूव कर रहा है, तो जिसकी वजह से वो यंग लीव्स की तरफ जाएगा और जो पुरानी लीव्स है उसके तरफ नहीं जाएगा, तो पुरानी लीव्स में डिफिशियंसी हो जाएगी। विद इन द प्लांट एक्सपोर्टेड टू द यंग डेवलपिंग टिश्यू, द डिफिशियंसी सिम्टम्स आर विजिबल फर्स्ट इन द ओल्डर टिश्यू, यानी कि सीनेसेंट लीव, एग्जांपल नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटेशियम। क्लियर है यहां तक के? अब कुछ इंपॉर्टेंट डिफिशियंसी सिंड्रोम्स के बारे में बताया गया है हमको प्लांट में। सबसे पहले स्टनिंग, जो हाइट है वो कम रह जाना, उसको अपन स्टनिंग बोलते हैं। द ग्रोथ इज रिटार्डेड, स्टेम अपीयर कंडेंस्ड एंड शॉर्ट, जो स्टेम है वो छोटी रह जाएगी। क्लोरोसिस, क्लोरोसिस यानी कि जो क्लोरोफिल है वो नहीं रहेगा। इट इज द लॉस और नॉन डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल रिजल्टिंग इन द येलोइंग ऑफ लीव्स, जिसकी वजह से लीव्स कैसी हो जाएगी, येलो हो जाएगी। ऑब्वियसली क्लोरोफिल नहीं है, ग्रीन पिगमेंट नहीं है, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। नेक्रोसिस यानी कि डैमेज हो जाना, डेड हो जाना वहां के सेल्स। इट इज द लोकलाइज्ड डेथ ऑफ टिश्यू ऑफ द लीव्स। मोटलिंग यानी कि अपीयरेंस ऑफ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस हमको देखने को मिलते हैं लीव्स में, उसको मोटलिंग बोलते हैं। और एब्सेशन ऑब्वियसली प्रीमैच्योर फॉल ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड लीव्स, जब समय से पहले गिरने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्सेशन। नाउ टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब क्या होता है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? किसी न्यूट्रिएंट के वजह से दूसरा न्यूट्रिएंट प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब ना हो पाए तो उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है और हमको अलग अलग बीमारी होती है। तो जिसके वजह से दूसरे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, अंदर नहीं आ पा रहे हैं, मूवमेंट शो नहीं कर पा रहे हैं, उस न्यूट्रिएंट को हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक न्यूट्रिएंट। क्या कहते हैं, टॉक्सिक न्यूट्रिएंट। मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन विच रिड्यूस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय 10%। ऐसे कोई मिनरल आयन के वजह से उस प्लांट का जो वेट है, उसका जो ड्राई वेट है वो 10% से क्या हो जाए, कम हो जाए, उसको अपन एक टॉक्सिक न्यूट्रिएंट को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके, सो टॉक्सिसिटी ऑफ वन एलिमेंट में इनहिबिट द अपटेक ऑफ अदर। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक एलिमेंट की वजह से जो दूसरा एलिमेंट है उसका अपटेक नहीं हो पाता है। जैसे कि मैग्नीज कॉम्पीट विद भैया आयरन और मैग्नीशियम for uptake but inhibit calcium translocation to shoot apex। तो क्या हो सकता है भैया, मैग्नीज की वजह से जो बाकी जो एलिमेंट्स है वो क्या नहीं हो पाएंगे, अपटेक नहीं हो पाएंगे। सो दस मैग्नीज टॉक्सिसिटी डेवलप डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ, जिसकी वजह से कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और ये फेनोमेना विच वर टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ वन मिनरल इज काउंटर बैलेंस्ड बाय द अदर आयन इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। अगर यही फेनोमेना को कोई दूसरा आयन या दूसरा एलिमेंट उसको बैलेंस कर देता है, काउंटर बैलेंस कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, एंटागोनिज्म। क्लियर है यहां तक के? तो चलते भैया अब हमारा नया इस टॉपिक की क्या बताया है कि मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन। मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि हम जो बात कर रहे हैं ना मिनरल्स का, इनका किस फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होगा, कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, क्या उस एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी या विदाउट एनर्जी खर्च के भी ये प्रोसेस हो जाएगी। सो आपको पता है कि हम इसमें एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन जैसे हमने चीजें पढ़ी हुई है पहले से। सो क्या बता रहा है कि मोस्ट मिनरल्स इन द सॉइल्स आर चार्ज पार्टिकल्स। ज्यादातर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं कि प्लस फॉर्म, माइनस फॉर्म आयंस। हेंस दे कैन नॉट पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जिसके वजह से वो मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते, जिसके लिए ज्यादातर मिनरल्स को क्या होना पड़ता है भैया, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। उनके एब्जॉर्प्शन के लिए सेल्स को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। उसी एब्जॉर्प्शन को हम क्या कहते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। जिस एब्जॉर्प्शन में एनर्जी लग रही है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। Now mineral can also be absorbed passively without expenditure of energy। और जहां पर एनर्जी नहीं लग रही है वो पैसिवली एब्जॉर्ब हो रहा है। और मिनरल्स आयन एब्जॉर्ब इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर
एब्जॉर्प्शन। तो सिंपल हमको दो तरीके से बताया है भैया कि दो तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, एक पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। जैसे ये वर्ड आता है पैसिव, पैसिव मतलब ऑटोमेटिकली वो चीजें हो जाने वाली है, और एक्टिव मतलब ये हमको एक्टिव तरीके से करना पड़ेगा, और एक्टिव तरीके से करना पड़ेगा मतलब वहां पर हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यस क्लियर है? तो चलो चलते हैं, देख लेते हैं इनको, पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है, किस तरीके से होता है। तो सिंपल, हमेशा जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है ये कैसे होगा, विथ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। विथ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जो हमारा कौन सा एक्टिव एब्जॉर्प्शन है ये क्या होता है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन, जो कि हमेशा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ में ही होगा। तो मोमेंट ऑफ मिनरल आयंस इनटू द रूट ऑकर बाय डिफ्यूजन। ओके, जो मॉलिक्यूल्स का जो डिफ्यूजन है वो कहां से हो रहा है, फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेके रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो द मूवमेंट ऑफ द मिनरल आयन इनटू रूट सेल एज अ रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन इज विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव एब्जॉर्प्शन। द मेन क्या है भैया कि यहां हमको कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। पैसिव एब्जॉर्प्शन कैन टेक्स प्लेस बाय डायरेक्ट आयन एक्सचेंज, यहां पर डायरेक्ट आयन का एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज मास फ्लो एंड डोनन इक्विलिब्रियम। क्या होता है डोनन इक्विलिब्रियम, चलो देखते हैं। डोनन इक्विलिब्रियम बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, मैं बता रहा हूं ना, कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो सेल है ये क्या है भैया, ये सेल है। सेल में क्या होता है, जब नेगेटिवली चार्ज आयंस अंदर चले जाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से एक्यूमुलेशन शो करते हैं। क्या करते हैं, एक्यूमुलेशन शो करते हैं, वो बाहर नहीं आ पाते। जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है, मिनरल्स है, वो बाहर नहीं आ पाते, जिसके वजह से सेल के अंदर जो है नेगेटिवली चार्ज आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये लोग बाहर नहीं आ पा रहे और चीजों को बैलेंस करना है, जिसके वजह से पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या जाते हैं, अंदर जाते हैं। कहां जाते हैं, अंदर जाते हैं। क्यों, इसको बैलेंस करने के लिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। किसका भैया, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उनका क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। यहां पर कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, यह ध्यान में रखना है, बिकॉज ये हम पैसिव एब्जॉर्प्शन के अंदर पढ़ रहे हैं। तो क्या बोलते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, ये किस भाई अजम्पशन के बेस पर बताया गया है कि जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है आफ्टर देयर एंट्री इनटू द सेल, जब वो सेल के अंदर एंट्री ले लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं। जैसे कि ये फिक्स्ड हो गए और अंदर से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और अंदर ही क्या होते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, जिसके वजह से अंदर नेगेटिविटी बढ़ते जाएगी। तो वही बताया, बिकम फिक्स्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड कैन नॉट डिफ्यूज आउटसाइड, और बाहर नहीं आ पाते थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो बाहर नहीं आ पाते, जिसके वजह से एडिशनल मोबाइल कटायंस आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस दिस फिक्स्ड अनायन। इस अनायन को बैलेंस करने के लिए हमको क्या, कटायंस को अंदर भेजना पड़ता है। ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायंस बिकम मोर ड्यू टू द accumulation. This kind of passive absorption of anions cations from the cell exterior or against their own concentration gradient in order to neutralize the effect of cation ion। भाई इससे क्या हो रहा है, वो जो अंदर नेगेटिविटी बढ़ गई तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तो पॉजिटिव चार्ज अंदर जा रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डोनन इक्विलिब्रियम। है बहुत इजी। तो हमारा ये पैसिव वाला पार्ट खत्म हो गया, अब चलते हैं हम एक्टिव वाला एब्जॉर्प्शन की तरफ। सो एक्टिव एब्जॉर्प्शन सिंपल हमको समझ में आ रहा है कि यहां पर एनर्जी क्या होगी भैया, खर्च होगी, एटीपी लगेगा, रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी बनाते हैं और उसको अपन क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं जहां पर भी एनर्जी लग रही है। बोल रहे हैं कि व्हेन द रूट आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है रूट में, अगर ऑक्सीजन ही एब्सेंट है रूट के पास, और ऑक्सीजन एब्सेंट है मतलब वो एनर्जी प्रॉपर नहीं है, एनर्जी नहीं है तो वो एक्टिव तरीके से चीजों को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। ओके, तो रूट है, रूट के पास ऑक्सीजन नहीं है तो वो एक्टिविटी नहीं करके वहां से मिनरल आयन को क्या नहीं कर पा रहा है, वो वहां से एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो एक्यूमुलेशन की वजह से रूट सेल के अंदर क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, धीरे धीरे कॉर्टेक्स से होते हुए वो कहां पर पहुंच जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम में मिनरल आयन पहुंच जाएंगे। और ये सारी चीजें समझना है तो आपको पुराना चैप्टर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है वहां पर मैंने बताया है आपको काफी अच्छे तरीके से। तो दे शो अ सडन ड्रॉप इन एक्टिव एब्जॉर्प्शन। बोल रहा है कि जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो भाई जो हमारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा। द मिनरल आयन एक्यूमुलेटेड इन द रूट हेयर, और रूट हेयर में वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे और पास इनटू द
कॉर्टेक्स एंड फाइनली जाइलम में पहुंच जाएंगे। द मिनरल इन द जाइलम आर देन कैरिड अलोंग विद द वाटर, और वो मिनरल को वाटर के साथ कैरी कर लिया जाएगा, पार्ट ऑफ द प्लांट अलोंग द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम एंड आर सब्सिक्वेंटली एसिमिलेटेड इन द ऑर्गेनिक, और बाद में धीरे से उनको ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड कर दिया जाएगा, और सारे प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर दिया जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा थ्रू फ्लोएम। किसके थ्रू भैया? फ्लोएम के थ्रू। ओके, क्लियर है? नाउ अब चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि आने वाला है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, देखो किसी चीज का साइकिल मतलब ये होता है कि वही एक रिपीटेटिव पैटर्न में वो चीजें हो रही है। तो नाइट्रोजन साइकिल यहां पर हम ये देखने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, वहां से किसी प्लांट किसी एनिमल के अंदर किस तरीके से जाता है, और फिर वही नाइट्रोजन उसी प्लांट और एनिमल की बॉडी से वापस से कैसे एटमॉस्फेयर में आता है। ये एक रिपीटेटिव पैटर्न में ये साइकिल चलते रहती है, जिसकी वजह से अपन इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। सो नाइट्रोजन साइकिल क्या है भैया? एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। सीक्वेंशियल प्रोसेस मतलब एक सीक्वेंस में होती है। सो ये एक सीरीज ऑफ नेचुरल प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन एंटर सक्सेसिवली फ्रॉम एयर टू द ऑर्गेनिज्म, जिसमें एयर से नाइट्रोजन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है थ्रू सॉइल, सॉइल के थ्रू, और कहां चले जाता है? वापस से एनवायरनमेंट में चले जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। प्लांट्स यूज फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, प्लांट अपने फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का यूज करता है इस नाइट्रोजन को अपटेक करने के लिए और उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे शुगर का यूज करता है प्रोटीन बनाने के लिए। टू डू दिस दे नीड नाइट्रोजन। भैया प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, क्यों? क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए हमको अमाइनो एसिड चाहिए, और अमाइनो एसिड बनता किससे है? नाइट्रोजन वाले कंपाउंड से बनता है। सो अनफॉर्चुनेटली इट इज वेरी इनर्ट, और जो नाइट्रोजन हमको एटमॉस्फेयर में इस फॉर्म में जो मिलता है वो इनर्ट होता है, यानी कि नॉन रिएक्टिव होता है, लेकिन हमको तो चाहिए रिएक्टिव फॉर्म में, ताकि वो रिएक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए, है क्या नहीं? देन नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन द एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। एक एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। इट एग्जिबिट्स एज अ नाइट्रोजन एटम विद अ स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपस में एन ट्रिपल बॉन्ड एन के फॉर्म में क्या होता है भैया? नेचुरली हमको मिलता है। रेगुलर सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन टू द पार्ट्स इन मेंटेन, अगर रेगुलर सप्लाई मिलेगा नाइट्रोजन का तो प्लांट्स अपने पार्ट्स को मेंटेन कर पाएगा, अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर पाएगा। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हो रही है, हम किस तरीके से इसको फिक्स कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, किस किस फॉर्म में इस नाइट्रोजन का हम यूज कर सकते हैं। तो क्या बताया है? एटमॉस्फेयर इज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। भैया नाइट्रोजन का सोर्स कौन है? एटमॉस्फेयर। मतलब हमको नाइट्रोजन कहां से मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर से। सो क्या बता रहा है कि इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, और उसका हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इट कंबाइन विथ, इसलिए वो कंबाइन होकर के आता है कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्म में आता है बिफोर बीइंग यूज। सो कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इनटू नाइट्रोजिनस सॉल्ट, ये जो फ्री नाइट्रोजन है इसको नाइट्रोजिनस सॉल्ट यानी कि किसी के साथ कंबाइन करके हम क्या कर सकते हैं? उसको यूज कर सकते हैं। तो इसी को कंबाइन करना, मेक इट अवेलेबल फॉर द प्लांट, इसी को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो कि सिंपल दो टाइप से होते हैं, एक होता है फिजिकल फिक्सेशन और एक होता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। सो वन बाय वन हम फिजिकल फिक्सेशन और बायोलॉजिकल फिक्सेशन देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। सो क्या बताया हमको फिजिकल फिक्सेशन में? देखो बहुत इजी है, बस समझते चलो। देखो क्या बोलता है सबसे पहले फिजिकल फिक्सेशन में, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। जब इन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के प्रेजेंट में या थंडर स्टॉर्म के प्रेजेंस में क्या होता है? ये आपस में रिएक्ट करते हैं और कंबाइन कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? कंबाइन कर जाते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ऐसे ही पड़ा हुआ है जैसे कि, ठीक है। देन क्या होता है? थंडर स्टॉर्म की वजह से, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से क्या होता है भैया? सिंपल, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने से ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको अपन नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। सो क्या बोलते हैं कि इट ऑकर इन सेवरल स्टेप। पहली बात तो ये है कि जो फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन देख रहे हैं ये बहुत सारी स्टेप में होता है और स्टार्ट विद कॉम्बिनेशन ऑफ, कैसे स्टार्ट होता है? जब कंबाइन होता है। कौन कंबाइन हो रहा भैया? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विथ ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ किसको कंबाइन किया जा रहा है? ऑक्सीजन को। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड थंडरस्टॉर्म प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो सिंपल, ये हमारा N2 और O2 को क्या किया गया भैया? इन लोगों ने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया जिसकी वजह से
H2NO बना, हमारा NO बना, नाइट्रिक ऑक्साइड बना। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, इसके साथ एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो और ऑक्सीजन प्रेजेंट क्या हो जाएगा भैया, ऐड हो जाएगा। तो ये जो हमारा NO था, सो द नाइट्रिक ऑक्साइड इज देन ऑक्सीडाइज्ड, अपन को इसको और ऑक्सीडाइज करना है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन और ऐड करना है टू द नाइट्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो क्या बोला है कि भैया NOO2 ऑक्सीडाइजेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये NO2, यानी कि हमारा नाइट्रोजन पेरोक्साइड क्या बन गया, नाइट्रोजन पेरोक्साइड। देखो यहां तक कंडीशन क्या थी कि एटमॉस्फेयर में हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बेसिस प्रेजेंस में इन्होंने क्या किया, आपस में कंबाइन किया, फिर एक और ऑक्सीजन हमने ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से ऐड किया। हम नहीं कर रहे, ये सब एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिकली हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस है। ओके, सो उससे क्या बना, नाइट्रोजन पेरोक्साइड। अब ये जो नाइट्रोजन पेरोक्साइड है, ये जब बारिश होगी उसके साथ जमीन में आएगा। देखो क्या होगा, ड्यूरिंग रेन द नाइट्रोजन पेरोक्साइड कंबाइन विथ रेन वाटर। तो जब बारिश के समय में जो नाइट्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है एटमॉस्फेयर में, वो रेन वाटर के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा और क्या बनाएगा, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। क्या बनाएगा भैया, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड विच कम टू द ग्राउंड अलोंग विद द रेन। तो हमने क्या बोला, ये जो हमारा नाइट्रोजन पेरोक्साइड था एटमॉस्फेयर में बन चुका था। अब जैसे ही रेन गिरी, यानी कि बारिश के साथ, बारिश के पानी के साथ इसने क्या किया, रिएक्ट किया और अलग अलग प्रोडक्ट बनाए। नाइट्रिक एसिड बनाया भैया, नाइट्रस एसिड बनाया, और जब ये प्रोडक्ट बनाए तो उसी बारिश के साथ साथ ये लोग कहां आ गए, जमीन में आ गए, ग्राउंड पे आ गए। सो NO2 के साथ रेन वाटर मिला तो क्या बनाया इन्होंने, HNO3 और HNO2। ओके, सो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब क्या हुआ भैया, जब ये ग्राउंड में आए तो जब ग्राउंड में देखा इन्होंने बहुत सारे रेडिकल्स प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे, रेडिकल्स प्रेजेंट थे ऑन द ग्राउंड। द अल्कली रेडिकल्स, कैसे भैया, अल्कली यानी कि बेसिक रेडिकल्स ऑफ सॉइल, उनने उसके साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स। क्या बनाया, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बनाया, जो कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। देखो हमने बोला कि जो एटमॉस्फेयर में फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो भैया उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो एब्जॉर्बेबल नहीं है, इसलिए इतनी सारी प्रोसेस हुई और हमारा अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बना, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, जो कि उस नाइट्रोजन का एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। अब उसको क्या किया जा सकता है, एब्जॉर्ब किया जा सकता है। जैसे कि HNO3 के साथ अपन ने कैल्शियम या पोटेशियम को क्या कर दिया भैया, ऐड कर दिया, तो क्या बनाया इसने, कैल्शियम पोटेशियम नाइट्रेट्स। अब इंडस्ट्रियल, ये सिंपल हो गया, ये नेचुरल होता है, चलते रहता है, लेकिन इंडस्ट्री में कैसे नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, तो बताते जाता है कि इट ऑकर बाय हार्बर बॉस नाइट्रेट प्रोसेस के तौर पर अपन इसको क्या करते हैं भैया, फिक्स करते हैं, जिसमें काफी हाई प्रेशर और टेम्परेचर के बेसिस पर अपन ये सारी फिक्सेशन की प्रोसेस करते हैं। तो सिंपल, जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसको अपन हाइड्रोजन देते हैं और 450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लगा करके जब हम ये सारी कंडीशन देते हैं तो वो हमको क्या बना करके देता है, अमोनिया। और इस अमोनिया को अपन कन्वर्ट कर देते हैं टू यूरिया एज इट लेस टॉक्सिक, जो कि उसका क्या है, लेस टॉक्सिक फॉर्म है। क्लियर है यहां तक के? तो ये हमारा हुआ भैया कौन सी प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। अब आ जाते हैं हम हमारी नेक्स्ट, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यहां पर ऑब्वियसली बायोलॉजिकल बोला तो कोई ना कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यहां पर इन्वॉल्व होगा, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करा करके दे रहा होगा। तो जो कि कौन करा के देता है, प्रोकैरियोटिक सेल। कौन भैया, प्रोकैरियोट्स होते हैं ज्यादातर। ये सिंपल सी बात है, इसको अपन नाइट्रोजन फिक्सर भी बोलते हैं और डायएजोट्रॉप्स भी कहते हैं। सो बोलता है कि अकाउंट नियरली 70% नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा के देते हैं, जिसमें से नाइट्रोजन फिक्सर आर आइदर सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग का मतलब यह है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया दूसरे प्लांट्स के साथ क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं कि भैया तुम्हें को ये दे मैं तेरे को ये दूंगा, मतलब कि तुम्हें को न्यूट्रिशन दे मैं तेरे को नाइट्रोजन दूंगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फ्रीली लिविंग यानी कि ऐसे ही सिंपल अपने अलग फॉर्म में रह रहे हैं। ओके, सो द साइनोबैक्टीरिया की अगर बात करें तो फिक्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, बहुत अच्छे अमाउंट में ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है अपने एक स्पेशलाइज्ड सेल के मदद से, जो कि है हेटेरोसिस्ट। कौन है भैया, हेटेरोसिस्ट। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज हाई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। अब ये जो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लगती है। देखो क्या बोलता है, लगभग 16 एटीपी लगती है, 16 मॉलिक्यूल एटीपी लगती है एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। ओके, फिर ये अमोनिया में कन्वर्ट होता है और अमोनिया को फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है अमाइनो एसिड में। किसमें, अमाइनो
एसिड में। क्लियर है यहाँ पे। अब नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन की जब बात हम कर रहे हैं तो इसमें सिंपल क्या होता है कि अमोनिया को अपन कन्वर्ट करते हैं किसमें, नाइट्रेट में। किसमें, नाइट्रेट में। कैसे करते हैं, द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट एंड एनिमल, दिस इन्वॉल्व टू स्टेप परफॉर्म बाय टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। देखो दो स्टेप की प्रोसेस है और दोनों स्टेप अलग अलग बैक्टीरिया करेंगे। ऐसा नहीं कि दो स्टेप की प्रोसेस है और दोनों एक ही बैक्टीरिया से हो जाए, नहीं, दो स्टेप की प्रोसेस है और दोनों अलग अलग बैक्टीरिया करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट और सॉइल बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है अमोनिया को किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। क्यों, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन यानी कि नाइट्रेट बनाना, किससे, अमोनिया से। तो यहां पर हम सिंपल क्या करते हैं बच्चों, अमोनिया को हम कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। किसकी मदद से, नाइट्रोसोमोनास, भूलना नहीं है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस की मदद से। ये कौन है भैया, वही बैक्टीरिया है जो हमको कन्वर्ट करा के दे रहे हैं अमोनिया को, किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में करवा के देंगे। लेकिन नाइट्रेट से पहले एक फॉर्म जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखो NH3 के साथ अपन ने ऑक्सीजन दिया, नाइट्रोसोमोनास को छोड़ा और नाइट्रोसोकोकस दिया, तो हमको क्या मिला, HNO2 प्लस H2O। तो ये जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला है, इसको अपन और ऑक्सीजन ऐड करवाएंगे। देन अनदर टाइप ऑफ सॉइल बैक्टीरिया आते हैं जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर, ऐड अ थर्ड ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन ऐड कर देता है, जिससे क्या बन जाता है, नाइट्रेट। तो ये इस पे हमारा एक ऑक्सीजन ऐड करवा दिया नाइट्रोबैक्टर ने, हमारा नाइट्रेट बन गया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। आपको पता है कीमो ऑटोट्रॉप्स, जब हम ऑटोट्रॉप्स पढ़ते तो उसमें एक पढ़ते फोटो ऑटोट्रॉप्स, दूसरा पढ़ते कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स मतलब जो केमिकल की मदद से अपना खाना बना रहे हैं। ओके, सो द बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रॉप्स बाय मेटाबोलाइजिंग नाइट्रोजन along with the oxygen they obtain energy to power their own life process। जब वो इस नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं इन चीजों को, तो वो उस प्रोसेस में अपने ही लिए क्या बनाते हैं, एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है यहां तक के। सो नाइट्रिफिकेशन देखा। अब आ जाते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशन की तरफ या सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरफ। तो ये सिंपल सी बात है, क्लास 9th 10th में आपने काफी अच्छे से पढ़ा है। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में ये क्या बैक्टीरिया रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्स कर करके किसको देते हैं भैया, प्लांट्स को देते हैं। ये इस तरीके के रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, ताकि वहां पर क्या हो रहा है, वो बैक्टीरिया को प्लांट रहने के लिए जगह दे रहा है और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया को दे रहा है, बैक्टीरिया उसके बदले में उसको नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है। तो जिसके वजह से उनमें काफी ज्यादा नाइट्रोजन हो जाता है, तो काफी ज्यादा वो प्रोटीनिशियस प्लांट हो जाते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन की मदद से अमाइनो एसिड और प्रोटीन बनाते हैं और काफी अच्छी ग्रोथ को शो करते हैं। द बेस्ट नॉन नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बायोटिक बैक्टीरियम की जब बात करते हैं तो राइजोबियम उसका एग्जांपल आता है। दिस सॉइल लिविंग ड्वेलिंग बैक्टीरिया bacterium forms root nodules in the plant belonging to the family Fabaceae। example beans, gram और ग्राउंडनट, ये इसके एग्जांपल है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं दिया आपके बारे में। अब आ जाते हैं हम अमोनिफिकेशन की तरफ। किसके तरफ, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन मतलब क्या है भैया, आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट, किसी प्लांट या एनिमल की डेथ हो गई, ठीक है, तो वेरियस फंजाई है या एसिटोमाइसिटीज और बहुत सारे अमाइनोफाइंग बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं उस टिश्यू को और उसके क्या करते हैं भैया, कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और अमोनिया एसिड को इनटू दैन अमोनिया एंड बैक इनटू द इकोसिस्टम। देखो सिंपल है भैया कि जो उसके अंदर जो भी नाइट्रोजन था, ठीक है, उसके अमाइनो एसिड को और देन उस अमाइनो एसिड को या अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देते, उसको कन्वर्ट कर देते हैं भैया नाइट्रोजन में और रिलीज कर दिया जाता है इकोसिस्टम में। तो ये सिंपल बैकस्टेप प्रोसेस है। सो अमोनिया इज नाउ अवेलेबल फॉर अपटेक बाय प्लांट एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ। जो कि जब उन्होंने इसको अमोनिया में कन्वर्ट किया है तो क्या कर सकते हैं भैया, कोई और इसको भी यूज कर सकता है या एक स्टेप और इसमें होकर के उसको इकोसिस्टम में भी रिलीज कर दिया जाता है। तो ये जो अमोनिया का फॉर्म बना है, या हो सकता है कोई और इसको यूज कर ले या फिर और एक स्टेप पीछे जाकर के हम इसको क्या करें, रिड्यूस करके इसको एनवायरमेंट में रिलीज कर दे। क्लियर है यहां तक के। तो सिंपल अमोनिफिकेशन का मतलब ये कि भैया अपने को अमोनिया बनाना है। क्या बनाना है, अमोनिया बनाना है। नाउ नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन में देखो बच्चों क्या बताया है हमको, यहां पर सिंपल है, बहुत इजी। क्या बोलते हैं कि जब सॉइल
में नाइट्रोजन प्रेजेंट है अलग अलग फॉर्म में, एक नाइट्रेट्स के फॉर्म में या फिर नाइट्राइट्स के फॉर्म में या फिर अमोनिया के फॉर्म में, सिंपल सी बात है, प्रेजेंट है अलग अलग फॉर्म में। तो इट इज ऑब्जर्व बाय द ग्रीन प्लांट। कौन ऑब्जर्व करेगा इनको? एब्जॉर्ब करेगा ग्रीन प्लांट, कन्वर्टेड टू द नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि अमाइनो एसिड बनाएगा, डीएनए बनाएगा, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाएगा उन प्रोडक्ट का यूज करके अपने अंदर। सो दिस इज नोन एज नाइट्रोजन एसिमिलेशन, मतलब ये नाइट्रोजन के अलग अलग फॉर्म्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसको मिला करके अलग अलग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना। हो सकता है अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाए, डीएनए बनाए, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना सकता है। फ्रॉम प्लांट्स नाइट्रोजन एज बायोमोलिक्यूल्स लाइक अमाइनो एसिड्स एंटर फूड चेन। क्या होता है कि जो सबसे पहले तो प्लांट में नाइट्रोजन जाता है, नाइट्रोजन का यूज करके प्लांट अपने लिए काफी सारी चीजें बनाता है, देन वो फूड चेन के अंदर एंटर कर जाता है, इन द सेंस कि उस प्लांट को कोई और ऑर्गेनिज्म खाएगा, उस ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा एनिमल खाएगा, उस एनिमल को कोई तीसरा एनिमल खाएगा। इस तरीके से वो नाइट्रोजन एक प्लांट बॉडी से दूसरे एनिमल, फिर तीसरे एनिमल, इस तरीके से वो क्या होती है भैया, इधर से उधर ट्रांसफर होते रहती है, एंटर इनटू द फूड चेन एंड मूव्स टू एनिमल एंड देन टू डिकम्पोजर्स थ्रू द डेड ऑफ एनिमल्स। फिर लास्ट में जो एनिमल डेड हो जाता है उसको डिकम्पोजर्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो नाइट्रोजन रिलीज कर देते हैं, कहां पर? एनवायरनमेंट में। सो नाइट्रेट्स आर फर्स्ट कन्वर्ट टू अमोनिया। नाइट्रेट को सबसे पहले अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, बट इट इज हाईली टॉक्सिक एंड इमीडिएटली, ये जो अमोनिया होता है ना बेटा, काफी टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से इसको पट से कन्वर्ट कर दिया जाता है किसी दूसरे फॉर्म में, जैसे कि अमाइनो एसिड, विच आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और उसको फिर दूसरे दूसरे प्लांट्स के पार्ट्स में भेज दिया जाता है। नाउ चलते हैं अब भाई अमाइनो एसिड सिंथेसिस। अमाइनो एसिड की सिंथेसिस कैसे होती है? बहुत सिंपल है। आपको पता है कि जो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए, हमारे एक एक फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है, और वो प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड बहुत जरूरी है। इसलिए बोला गया कि अमाइनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ प्रोटीन का। द अमाइनो एसिड आर सिंथेसाइज्ड थ्रू मैनी डिफरेंट प्रोसेस, बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस के थ्रू। एक है रिडक्टिव अमाइनेशन, यहां पर क्या करना है आपको, जो अमोनिया को रिएक्ट करना है विथ अल्फा कीटोग्लूटारेट, जैसे कि ये अल्फा कीटोग्लूटारेट एसिड है, इसको अपन क्या कर रहे हैं, अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म ग्लूटामिक एसिड। तो क्या मिला हमको? ग्लूटामिक एसिड। क्या मिलेगा? ग्लूटामिक एसिड बोलो या ग्लूटामेट, बात एक ही है। तो ग्लूटामेट क्या है? क्या है? अमाइनो एसिड है। ग्लूटामेट क्या है? अमाइनो एसिड। और हम क्या पढ़ रहे हैं? अमाइनो एसिड सिंथेसिस। तो जब हमको ग्लूटामेट चाहिए होगा तो हम अल्फा कीटोग्लूटारेट को क्या कर देंगे, अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ग्लूटामेट या फिर ग्लूटामिक एसिड। एक अमाइनो एसिड मिल गया। ओके, देन ट्रांस अमाइनेशन यानी कि हम अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करके यहां पर अमाइनो एसिड बना सकते हैं, जैसे कि अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड का हमने क्या किया, अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर कर दिया। इस ट्रांसफर टू द कीटो पोजीशन, जब उसको कीटो पोजीशन पे ट्रांसफर किया तो क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो सिंपल क्या बना, देखो यहां पर ग्लूटामिक एसिड क्या है, अभी देख करके आए, ये क्या है भैया? हमारा अमाइनो एसिड है, जिसको अपन ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं? अल्फा ग्लूटाग्लूटरिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड। क्या बना सकते हैं? एस्पर्टिक। मतलब यहां इसका जो है ना, अपन अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कर देंगे दूसरे इसमें, तो हमको क्या मिल जाएगा? एस्पर्टिक एसिड, जो कि हमारा दूसरा क्या है? अमाइनो एसिड है। इस तरीके से अमाइनो एसिड को हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक अमाइनो एसिड के ऊपर से एक अमाइनो ग्रुप को हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। नाउ अब अमाइड क्या है कि सिंपल यहां पर हमको ये बताया, अमोनिया में बी एब्जॉर्ब्ड बाय अमाइनो एसिड टू प्रोड्यूस अमाइड। कैसे बनेगा? दिस इज कॉल्ड अमाइडेशन। सो अमाइड्स आर द अमाइनो एसिड। अमाइड्स क्या है? ये भी अमाइनो एसिड है जिनके पास दो ग्रुप होते हैं, किसके? अमाइनो के। सो एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप जो है वो कैसे अटैच होता है? एसिडिक ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी। देखो सिंपल क्या बोल रहा है, ग्लूटामिक एसिड है। ग्लूटामिक एसिड क्या है? हमारा अमाइनो एसिड है। और ये भी क्या है? NH4, ये भी अमोनिया है। क्या है? ये हमारा अमोनिया है। तो हम क्या करेंगे भैया, इसमें सिंपल इसका अमाइनो एसिड कहीं और ट्रांसफर कर देंगे, जिसके वजह से हमको दूसरा नया अमाइनो एसिड मिलेगा। तो यहां पर ग्लूटामिक एसिड था, यहां पर हमको क्या मिला? ग्लूटामाइन। क्या मिला? ग्लूटामाइन। यस, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन अलग है, ग्लूटामेट जो कि ग्लूटामिक एसिड है। सो अमाइड लाइक ग्लूटामाइन एंड एस्पैराजिन, जैसे कि हमको ग्लूटामाइन बनाना है या एस्पैराजिन बनाना है, आर फॉर्म्ड फ्रॉम
ग्लूटामिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड। कैसे बनेगा ग्लूटामिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड रिस्पेक्टिवली बाय एडिशन ऑफ अनदर अमाइनो ग्रुप, जब उसपे हम दूसरा अमाइनो ग्रुप क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। अमाइड्स आर द ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वाया जाइलम एंड जाइलम वेसल्स। और ये अमाइड्स को क्या कर दिया जाता है भैया, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है थ्रू जाइलम वेसल। नाउ डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब सिंपल सी बात है, जो नाइट्रोजन अभी तक के आप लेकर के आए हो एटमॉस्फेयर से किसी प्लांट किसी एनिमल के अंदर, उसको वापस से रिलीज कर देना। कहां पर, एनवायरमेंट में। सो इट इज द प्रोसेस इन विच एनारोबिक बैक्टीरिया, नो एनारोबिक बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, कैन कन्वर्ट सॉइल नाइट्रेट बैक टू द नाइट्रोजन गैस। वापस से उसको क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रिमूव फिक्स्ड नाइट्रोजन, that is nitrate from the ecosystem and return it to the atmosphere in inert form। बहुत इजी है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं भैया, इंक्लूड कौन कौन से बैक्टीरिया इंक्लूड है, बेसिलस स्पीसीज हो गया, पैराकोकस हो गया एंड सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। दे ट्रांसफर नाइट्रेट टू नाइट्रस। सबसे पहले ये नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रस में, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड एंड अल्टीमेटली गैसियस नाइट्रोजन में। सिंपल। ये क्या करते जा रहे हैं, जो स्टेप अभी तक के हम करते हुए आए हैं उसको वापस से कन्वर्ट करते जा रहे हैं। हमने पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करके ये बनाया, फिर एक और ऑक्सीजन को ऐड करके ये बनाया, फिर ये बनाया। तो इसी तरीके से रिवर्स प्रोसेस करके हम क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन बनाएंगे, और ये कहां रिलीज कर देंगे भैया, एनवायरमेंट में। कहां पर रिलीज हो जाएगा, एनवायरमेंट में। नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर टॉपिक और द चैप्टर विच इज सेडिमेंटेशन। देखो सेडिमेंटेशन मतलब क्या है, ये जो नाइट्रोजन है भैया इसको क्या होना, दूर मतलब समुद्र की तरफ चले जाना या जमीन में काफी अंदर चले जाना पर्कोलेटिंग होकर के। देखो क्या बोलता है कि जो नाइट्रेट्स है ऑफ द सॉइल, जो नाइट्रोजन पूरा मिक्स होकर के अलग अलग फॉर्म बना करके नाइट्रेट बना और जो अर्थ पे आया था जमीन पे, अब वो क्या हो जा रहा है, सॉइल आर वॉश्ड अवे टू द सी। वो वॉश्ड होकर के सी के तरफ चले जा रहा है और लीज डीप इनटू द अर्थ, या फिर अर्थ में बहुत नीचे चले जा रहा है जमीन के अंदर, विद पर्कुलेटिंग वाटर के साथ साथ। पर्कुलेटिंग वाटर मतलब वही जो रिसाव होता है पानी, जो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि पर्कुलेटिंग वाटर एब्जॉर्बेबल नहीं होता है प्लांट के लिए, यानी कि जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है। ओके, सो ये बताया हमको सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का ही मतलब होता है कि भाई कितने स्पीड में आप जो है नीचे बैठते हैं, सेडिमेंट, यू नो, सेडिमेंट। सो यहां पर हमारा ये जो चैप्टर हो गया भैया खत्म। सो इस पूरे एक वीडियो में हमने ये पूरा चैप्टर खत्म किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो एज अ रिवीजन पर्पस के तौर पर आप इसे 2x पर भी काफी अच्छे से देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।